2024 2 जनवरी को साल का शुरुआत मैंने एक गाना गा के शुरू किया, वेब सीरीज का। पता चला वो वेब सीरीज सनफ्लावर सोसाइटी 2। राइट। हाँ। सनफ्लावर और मुझे बाद में पता चला, मुझे नहीं पता था कि वो इतना हिट सीरीज है। राइट। अपने आप को खुला छोड़ दो। आप हम्म। लकड़ी को देखते हो पानी में कैसे तैरता रहता है, कभी इस किनारे गया, कभी उधर गया, कभी नीचे फंस गया, कभी फिर कोई उठा के कहीं फेंक दिया। तो आपको वैसा रहना है। आप बस अपने ऊपर काम करते रहो और आप अपने आप को फ्री छोड़ दो। कोई बैगेजेस मत रखो अपने सर पे कि संगीत का क्या होगा, मेरे सालों का ट्रेनिंग का क्या होगा, कुछ नहीं। वो सब हो जाता है हमारे देश में। आप, मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक या आर्ट के थ्रू आप सरवाइव कर पा रहे हो ना, अपना एक अच्छा जीवन बना पा रहे हो। आई थिंक आर्ट वहीं पे जीत जाता है। तो हर पीस एक अलग ही तरीके का स्ट्रगल था। एक था स्ट्रगल जब पेरेंट्स को कन्विंस करना था। एक हाँ। था स्ट्रगल की जब मैं म्यूजिक, अब जब मैं बैंगलोर से आ गया कोलकाता, और यहाँ कोलकाता आने के बाद फिर सारे दोस्त जा चुके थे। मैं कोलकाता में एकदम जॉबलेस बैठा हुआ था, कोई काम नहीं, कुछ नहीं। तो हम्म। कोलकाता वहां पे अब शुरू कैसे करना है? तो मुझे कुछ दोस्तों ने बोला कि यार वीडियो वीडियो बनाते हैं, उस टाइम पे हम्म। वीडियो बना लो, कुछ इवेंट मैनेजर्स को भेज दो। तो वीडियो बनाना है, उसके लिए फिर ऑडियो रिकॉर्ड करना है, क्योंकि ऑडियो में पीछे वीडियो बचती है, मतलब वीडियो में ऑडियो बचेगा ना। तो वो ऑडियो पहले ट्रैक बनाना है, तो उसके लिए किसी म्यूजिक प्रोड्यूसर को खोजना है मुझे। हेलो एवरीवन, प्रोफेशनल सनप्लग्ड के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे गेस्ट हैं दीप्तांशु तिवारी। सो दीप्तांशु, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू पुष्कर फॉर इनवाइटिंग मी। सो स्टार्ट करते हैं हमारे वेरी बेसिक क्वेश्चन से। आप कैसे देखते हो खुद को? लाइक इफ आई आस्क यू कि आप खुद को इंट्रोड्यूस करो, तो हाउ यू डिफाइन दीप्तांशु तिवारी? लाइक हु इज दीप्तांशु तिवारी अकॉर्डिंग टू यू? अ सिंपल पर्सन जो कुछ करना चाह रहा है अपने जीवन में, जिसने थोड़ा ये डिस्कवर किया है कि हाँ वो म्यूजिक में कुछ कर सकता है। तो बहुत साल मेहनत करके, प्रैक्टिस करके, और वो अभी मुंबई में है, एंड ही ट्राइंग टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ हिज करियर एंड ट्राइंग टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली। दैट्स इट। म्यूजिक की आपने जैसे बात करी कि अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू मेक अ करियर आउट ऑफ म्यूजिक, राइट? हम्म। तो म्यूजिक में अभी आप खुद को कहाँ पर देखते हो? लाइक मैंने आपका जो प्रोफाइल पूरा देखा है कि आपने काफी वेब सीरीज, मूवीज, एड, फिल्म्स, उन सब के लिए सॉन्ग्स कर रखे हैं ऑलरेडी, राइट? जो कि काफी लोग का ड्रीम भी होता है कि एक बार मूवी में हम्म। सॉन्ग करना है। तो वो सब अभी आपने कर लिया है, राइट? हम्म। सो अगर मैं स्टार्ट करूँ एकदम स्टार्टिंग से, तो आप अपनी एक बार जर्नी बता सकते हो? मैं फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, लाइक। हाँ। तो मैं बेसिकली अपने बारे में पहले इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो मैं बेसिकली कोलकाता से हूँ। तो माय पेरेंट्स आर फ्रॉम बिहार, बट आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन कोलकाता। तो पढ़ाई लिखाई, सारी चीजें, कॉलेज, स्कूलिंग, सब चीजें कोलकाता से हुई है मेरी। तो वहाँ पे स्कूलिंग खत्म किया, और उसके बाद कॉलेज, इंजीनियरिंग। आई एम ऑल्सो एन इंजीनियर, लाइक वो एक क्लीशे हो गया ना कि हर कोई इंजीनियरिंग के बाद ही आर्टिस्ट बनता है, या एमबीए के बाद या इंजीनियरिंग के बाद। इंजीनियरिंग के तो बाद। मेरा भी वही है, इंजीनियरिंग के बाद। तो बीटेक में कंप्लीट किया, और पैरेलली मैं गाना सीखना शुरू कर दिया था कोलकाता। तो क्योंकि मैं कोलकाता में हूँ, वहाँ पे कल्चरली बहुत ही रिच जगह है वो। राइट। तो हर जगह, घर घर में आपको हारमोनियम तबला तो मिल ही जाएगा। हम्म। वहाँ पे ऐसा है। तो एंड द क्रेडिट गोज टू रविंद्रनाथ टैगोर फॉर दैट, कि उनके वजह से वहां पे ये कल्चरली ऐसा है कि आप कहीं पे भी जाओगे तो रास्ते पे भी लाउड स्पीकर पे आपको कोई रविंद्र संगीत बजता हुआ सुनाई देगा, ट्रैफिक सिग्नल्स पे। क्योंकि मेरे घर के आसपास था, वहां पे ऐसा है, मतलब ट्रैफिक सिग्नल्स पे जो कुछ गाने बजते हैं ना, हाँ। कोलकाता में ऐसा है कि आप ट्रैफिक सिग्नल्स में रविंद्र संगीत बजते हैं वहां ओके, यहाँ पर ऐसा नहीं है। मैं यूपी पे। से हूँ। वहां पे यहाँ नहीं है। जनरली ट्रैफिक के रूल्स बताए जाते हैं कि रूल्स फॉलो हाँ, करो। रूल्स है, तो वहां पे एकदम धीमे आवाज में वो बजते हैं। तो कल्चरली इतना ही ज्यादा वो रिच जगह है कि ट्रैफिक सिग्नल पे गाने बजते हैं। तो एनीवेज, तो मैं स्कूल कॉलेज वहाँ पे खत्म किया, और कॉलेज मैं जब इंजीनियरिंग में एंटर किया था फर्स्ट ईयर में, तो उसी के साथ साथ अपना गाना सीखना शुरू कर दिया था। तो इंजीनियरिंग आपने किस पे की थी? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके। हम्म। कोलकाता से मैंने किया इंजीनियरिंग, और साइमल्टेनियसली गाना सीखना शुरू कर दिया था।
तो गाना सीखना एक्चुअली क्या होता है कि शुरुआत, क्योंकि हम लोग, मैं अपनी बात करूँ तो मैं कोई ऐसे कलाकारों के परिवार से नहीं आता। जो, और जब मैं ये सपना सोच रहा था कि मैं गाना गाता हूँ, मुझे कुछ इसमें करियर बनाना, तब तो और भी नहीं था, कोई भी नहीं था मेरे आसपास कि मैं जिससे कोई रेफरेंस भी ले पाऊँ। तो हम लोग ऐसे ही शुरू किए कि अच्छा लग रहा है, बस करना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सीखे किससे, गुरु खोजना। राइट। क्योंकि गुरु ना, स्टूडेंट ही पहले शिष्य खोजता है गुरु को। हम्म। फिर वो डेस्टिनी आगे चल के पता चलता है कि वो जाके चीजें जुड़ती हैं और फिर आप गुरु तक पहुंचते हो। बट इनिशियली जो क्वेस्ट होता है ना, वो स्टूडेंट का ही होता है। राइट। तो लाइक एनी अदर स्टूडेंट हु स्टार्ट लर्निंग एनीथिंग, मैं भी वैसे ही म्यूजिक एक गुरु खोजना शुरू किया कि यार मुझे एक गुरु मिल जाए जिससे मैं सीखूं। तो खोजते 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 मैं अपने पहले गुरु के पास पहुंचा। तो तो बेसिकली क्लासिकल शास्त्रीय संगीत में मैं ट्रेंड हूँ कोलकाता से। तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, तो मुझे मेरे गुरु मिले। उनका नाम है श्री कुमार मुखर्जी। तो उनसे मैंने सीखा, 8-10 साल उनसे सीखा। और वो कसूर पटियाला घराना, क्लासिकल म्यूजिक में बहुत सारे घराने होते हैं। तो बहुत सारे घराने, जयपुर अटरौली घराना, आगरा घराना, इंदौर घराना। तो वैसे ही हमारे घराने का नाम है कसूर पटियाला घराना। तो मैं कसूर पटियाला घराने से सीखा, क्योंकि मेरे गुरु से, हाँ वो जी। उन उस घराने से थे रिलेटेड। और ये किस तो ईयर पे, किस ईयर पे आपने स्टार्ट किया था सीखना? ये मैं सीखना शुरू किया 2012 में। 2000। ओके। 2012 में मैं जस्ट ट्वेल्थ मतलब कंप्लीट किया था अपना। हाँ जी। और हाँ, ट्वेल्थ कंप्लीट किया, और तब उसके बाद मैंने सोचा कि यार मैं, और एक्चुअली मेरी जो म्यूजिक जर्नी जब शुरू किया, कि अभी क्या है, अभी तो मैं वेब सीरीज और इन सब चीजों के लिए गाना गा रहा हूँ। बट सबसे शेडी और सबसे कंफ्यूजिंग स्टेट तब होता है ना, जब आप शुरू करते हो किसी चीज को, क्योंकि हम्म। आपको पता नहीं रहता क्या करना है, कहाँ जाना है, आपको कुछ नहीं पता रहता। तो इसका क्रेडिट मैं अपने दोस्त को दूंगा। मेरा एक बचपन का दोस्त है, बहुत अच्छा मित्र मेरा, उसका नाम है नवजोत सिंह। हम्म। तो उसके वजह से उसने मुझे पुश किया क्लास ट्वेल्थ के बाद कि यार अब हम लोग बहुत, और वो मतलब हम दोनों की दोस्ती गाने की वजह से ही हुई। ओके। तो वो क्लास केजी से मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और तो गाने की वजह से ही हमारी दोस्ती शुरू हुई। सो ही इज आल्सो इन और सिंगिंग, मतलब वो भी गाने he वगैरह? he was also in singing, but due to certain financial and certain family pressures, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से वो आगे फर्दर कंटिन्यू नहीं हाँ कर जी। पाया। तो बट गाता बहुत, मतलब अनडाउटेडली बहुत अच्छा गाता है, और बहुत ही रिच म्यूजिकल फैमिली से वो भी है। ही फ्रॉम पंजाब, पटियाला से है वो। तो बट मैं कोलकाता में ही, हम लोग एक साथ पढ़ रहे थे स्कूल में। तो स्कूल का मेरा फ्रेंड है वो। तो हम लोग स्कूल के कॉम्पिटिशन्स में जाते थे, स्कूल के मतलब इंटर हम्म। स्कूल कॉम्पिटिशन्स में, वहां पे जाके जीतना। तो हमारा, मेरा और उसका हमेशा वैसा रहता था कि कभी वो फर्स्ट आ रहा है, कभी मैं फर्स्ट आ रहा हूँ, कभी, तो ऐसा होता था। राइट। तो एनीवेज वो वहीं से शुरू हुआ चीज। और 2012 में, ट्वेल्थ के बाद मैं जब ट्वेल्थ खत्म कर लिया, तब उसने मुझे बोला कि यार अब बहुत हो गया, अब सीखते हैं अपन, प्रॉपरली। कि अब कुछ करना है, प्रॉपरली सीरियसली सीखना है, तो भाई इसमें कुछ करना है प्रोफेशनली, तो वी शुड लर्न। कोई भी काम को करने से पहले आपको सीखना पड़ेगा। राइट। तो मैं बोला ठीक है। फिर हम खोजना शुरू किए, और तब जाके मुझे, हमारे पहले गुरु मिले, श्री कुमार मुखर्जी। और उनके पास हमने सीखा, बहुत अच्छे से सीखा। मतलब, और मतलब वो सीखना भी वैसा था कि उन्होंने मुझसे पूछा, जब मैं फर्स्ट दिन उनके पास गया तो उन्होंने पूछा कि तुम सीखना क्यों चाहते हो, कि हर किसी का एक टारगेट एम होता है राइट। ना लाइफ। तो मैंने उनको पहले में ही बोल दिया था कि मैं सीखना इसलिए चाहता हूँ, क्योंकि मैं गाना तो गाता हूँ, गाना राइट। तो मैं सालों से गा रहा हूँ, क्लास मतलब 10, 8-10 साल से स्कूल में भी गा ही रहा था, कॉम्पिटिशन जीत रहा था। बट मैं सीख के नहीं गा रहा था उसको, मैं सुन के गा रहा था। हाँ, एक बहुत होता है बड़ा सीखा हुआ difference। और एक राइट। सुना हुआ, है ना। तो मैं कॉपी कर रहा था बेसिकली। हम्म। एक होता है सीख के गाना। तो मैं उनको बोला कि मैं ये इसी गाने को फिर से गाना चाहता हूँ, और लाइफ लॉन्ग जितने दिन तक मैं इसको करियर ना बना लूं और करियर मेरा स्टैब्लिश हो जाए, तब तक भी गाना चाहता हूँ। बट ये हो कि उसमें एक सीखने का तड़का लग जाए, राइट। है ना। तो उस दाल में मैं तड़के की, मैं चाह रहा था कि वो तड़का लग जाए उसमें। तो उस तड़के के लिए मैं वहां पे गया था उनसे सीखने। और बहुत ही सिंसियरली और मन लगा के, जितना तक मेरा कैपेसिटी था, मैं वहां पे सीखा उनसे, काफी साल अच्छे से सीखा। फिर उसके बाद, एज जो होता है कि आपको एक पॉइंट पे समझ में आता है कि अब, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस है ना, ये कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग। तो आप सीखते हो, उनसे मैंने सीखा। फिर उसके बाद, उनके बाद और एक मेरे गुरु मिले मुझे,
श्री नवोदीप चक्रवर्ती, वो भी कसूर पटियाला घराने से। तो उनसे मैंने आगे की फर्दर जो एडवांस ट्रेनिंग है वो मैंने उनसे लिया। फिर करते करते वही हुआ कि यार अब कॉलेज मेरी 2017 में मैं पास आउट हो गया कॉलेज, इंजीनियरिंग खत्म हो गई। कॉलेज खत्म हुआ तो लास्ट के तरफ एक एक ऐसी कंफ्यूजन होता है कि यार प्लेसमेंट होगा, कंपनीज आ रही हैं, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, क्योंकि हम भी अपन मिडिल क्लास परिवार से हैं। तो मेरे पिताजी रेलवे एम्प्लॉय थे, और मेरी मम्मी स्कूल, एक गवर्नमेंट रन स्कूल चलाती हैं कोलकाता में। तो 5-6 लेडीज हैं, वो लोग मिलके एक स्कूल चलाती हैं, मतलब उनका जो प्राइमरी सेक्शन है ओके। वो हिंदी मीडियम स्कूल है। तो वहाँ पे कुछ सिर्फ गर्ल्स स्कूल है। तो कुछ औरतें जो मिलके स्कूल चलाती हैं, और लड़कियां हैं जो वहाँ पे आती हैं पढ़ने, और वो लोग अपने मैनेज करते हैं। मम्मी उसकी प्रिंसिपल है प्राइमरी सेक्शन की। तो मतलब मिडिल क्लास परिवार था हमारा। और हम लोग अपना कर रहे थे, मैं खोज रहा था अपना। फिर वही हुआ कि यार इंजीनियरिंग में पापा मम्मी ने मिलके पैसे लगा के हमको इंजीनियरिंग करा दिया, कि हो गया इंजीनियरिंग, चलो बेटा इंजीनियर हो गया, तो क्या क्या करना है। तो उसके बाद प्लेसमेंट का टाइम जब आया, तब मतलब मुझे लगा कि यार कर लेते हैं, ठीक है। अब सारे दोस्त बैठ रहे तो मैं भी बैठ गया प्लेसमेंट में। प्लेसमेंट करते करते बाईजूस नाम की कंपनी है, तो उसमें मेरी प्लेसमेंट हो गई। नाइस। तो हाँ, तो मैं बैंगलोर चला गया, अच्छी किस सैलरी रोल थी पे? सब कुछ। 2017 पे जब मैं पास आउट हुआ तब कॉलेज। रोल क्या था आपका वहां पर? बीडीए था, बीडी। बिजनेस डेवलपमेंट, बीडीई, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव, राइट, राइट, हाँ। बीडीई। तो डेजिग्नेशन ये था हमारा वहाँ पे। मैं चला गया, फिर वहाँ पे जॉब किया मैं, 5-6 महीने किया। बाद में मुझे समझ में आ गया कि नहीं भाई, ये मेरे मेरे लिए नहीं बना, मैं उस काम के लिए नहीं था। और जब आप जॉब कर रहे थे तो आपकी सिंगिंग की प्रैक्टिस साथ में चल रही थी या फिर? साथ में चल रही थी, क्योंकि मैं कोलकाता से चला गया। अब वहां पे गया तो यार अब वही है कि नए शहर में जाऊंगा तो कहाँ रहूंगा, पीजी में रहूंगा। राइट। तो बैंगलोर गया मैं। बैंगलोर में जाके मैं वहाँ पे पीजी में रह रहा था। हम्म। पीजी में रह रहा था तो अब यार क्या होता है, आप क्योंकि म्यूजिक का एनवायरनमेंट से एकदम कट ऑफ हो चुका था। हम्म। वहां पे ऑफिस जाना, ऑफिस तो एक वो तो रेगुलर परमानेंट एम्प्लॉय कर बन चुका चुके हैं। था। राइट। हाँ, तो एम्प्लॉय तो वही होता था, सुबह उठता था मैं, हम्म। जो आधा 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी मेरा सुबह का प्रैक्टिस होता था, वो मैं नियमित रूप से स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करता था, कि मुझे पता था कि थ्रू आउट द डे घर आने के बाद तो मैं कर नहीं पाऊंगा। तो मैं एटलीस्ट जस्ट फॉर बीइंग इन टच विथ माय क्राफ्ट, तो मैं हर दिन सुबह उसका प्रैक्टिस करता था, और करके फिर मैं ऑफिस निकल जाता था। फिर पूरे दिन ऑफिस किया, शाम को आया घर। तो ऐसा 5-6 महीना बीता। बाद में मतलब जब मुझे लगा कि नहीं यार, अब ये मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा इसको कंटिन्यू, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता था। तो मैं वो छोड़ के फिर मैं आ गया वापस कोलकाता। कोलकाता आया तो फिर यही था कि मतलब अब अब क्योंकि करियर डिफाइनिंग मोमेंट था कि अब जॉब वाली टाइम है। अब सारे दोस्त जॉब कर रहे हैं, मैं वापस आ गया कोलकाता। तो अब ये था कि अब म्यूजिक को अगर मुझे प्रोफेशन बनाना है, तो मुझे उसके लिए कुछ चीजें अपने पास, अपने मतलब हैव टू कीप माई सेल्फ इक्विप्ड विद दोस थिंग्स, कि क्या क्या चीजें क्वेश्चन है जरूरत है। यहाँ पे दीप्तांशु भैया कि हाँ जब आपने जॉब छोड़ी, राइट, सो आपने फैमिली पे भी बताया होगा, तो फैमिली से पूरा सपोर्ट था या फिर वो आपने कम्युनिकेट कैसे किया? क्योंकि लोग को जनरली ये बात घर पे बताने में डर लगता है, या फिर एक खुद से ही, जैसे आपने बोला मिडिल क्लास फैमिली से हो, राइट, तो आपको लगता है कि हाँ। आपके ऊपर भी डिपेंडेंसी है। वो स्टेप डिपेंडेंसी वो था, वो प्रेशर तो था यार, वो प्रेशर भी था। और मतलब मेरी मम्मा मम्मी ना बहुत ज्यादा सपोर्टिव रही हमेशा, बचपन से ही, हमेशा से। और तो उनका सपोर्ट था। और मेरे पापा का ऐसा था कि मेरे पापा को अगर कन्विक्शन से अगर मेरी मम्मी समझा देना कि नहीं ये वो गाना अच्छा करेगा, और वो अच्छा करना चाहता है, तो मेरे पापा ना उस मतलब जो भी कॉन्फिडेंस दिखा दे, मेरे पापा को लगता था कि हाँ चलो ठीक है, ये कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो इसके हाथ में कुछ है, तब ये तो वो मान जाते थे मेरे पापा। तो वो मान जाते थे। और मम्मी बहुत सपोर्टिव थी। तो जब मैं फर्स्ट टाइम मम्मी को बोला, तो मम्मी, पहले तो मैं थर्ड ईयर में था, तो मम्मी को मैं बोला कि यार मैं ड्रॉप आउट कर दूंगा, अब मेरा मन नहीं कर रहा है, इंजीनियरिंग करने का ही मन नहीं कर रहा है, मैं अब चला जाऊंगा मुंबई। तो मम्मी बोली कि नहीं यार ऐसा नहीं, मतलब तुम एक बैकअप ऑप्शन रखो, वो सेफ्टी के लिए, क्योंकि इंजीनियरिंग तुम्हारा 3 साल हो चुका है, 1 साल। और मैं पढ़ाई में डिसेंट था, मैं आई वॉज मतलब मैं हमेशा 85 और 90 के ब्रैकेट में रहा हूँ बचपन से हमेशा अभी तक, दैट्स जब गुड। तक इंजीनियरिंग का। हाँ, एकेडमिकली मैं आई वॉज ऑलवेज इन दैट 85 टू 90, 92 वाले उस रेंज में था। तो मतलब आई वॉज अ गुड स्टूडेंट थ्रू आउट माई लाइफ। तो तो मम्मी को लगा कि, तो ऐसा नहीं था कि मैं फेल हो रहा हूँ या ड्रॉप्स लग रहे हैं मुझे, पेपर सप्ली आ रही है, तो
सेमेस्टर जा रहा है, वैसा नहीं था मेरा कभी भी। तो मम्मी को लगा कि ये तू पढ़ाई तो अच्छा कर ही रहा है, 1 साल और खत्म कर ले तो तेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा। हम्म। तो उससे ये होगा कि तुम्हारे पास एक बैकअप रहेगा कि, क्योंकि राइट। हमारा ये म्यूजिक फील्ड इतना अनसर्टेन है, राइट। तो तुम्हारे पास एक बैकअप रहेगा। तो इसीलिए तो मम्मी को मैं बोला कि मैं ड्रॉप आउट कर दूंगा। तो उनके साइड से था कि नहीं नहीं, तुमको कंप्लीट कर लेना चाहिए भाई, ऐसा मत करो, कर लो उसके बाद फिर म्यूजिक कंटिन्यू करना, जैसे कर रहे हो वैसे करते रहो, बट इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लो। तो थोड़ा तो रेजिस्टेंस था, बस ये था कि इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाए। और मैं मतलब पूरे अपने अभी तक की जर्नी को ना बहुत छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में अगर उसको मतलब उसकी छोटी छोटी पीसेस बनाऊं ना, तो हर पीस एक अलग ही तरीके का स्ट्रगल था। एक था स्ट्रगल जब पेरेंट्स को कन्विंस करना था, एक हाँ। था स्ट्रगल की जब मैं म्यूजिक अब जब मैं बैंगलोर से आ गया कोलकाता, और यहाँ कोलकाता आने के बाद फिर सारे दोस्त जा चुके थे, मैं कोलकाता में एकदम जॉबलेस बैठा हुआ था, कोई काम नहीं कुछ नहीं। तो हम्म। कोलकाता वहां पे अब शुरू कैसे करना है? तो मुझे कुछ दोस्तों ने बोला कि यार वीडियो वीडियो बनाते हैं, उस टाइम पे हम्म। वीडियो बना लो, कुछ इवेंट मैनेजर्स को भेज दो। तो वीडियो बनाना है, उसके लिए फिर ऑडियो रिकॉर्ड करना है, क्योंकि ऑडियो में पीछे वीडियो बचती है, मतलब वीडियो में हाँ। ऑडियो बचेगा ना पीछे। तो वो ऑडियो पहले ट्रैक बनाना है, तो उसके लिए किसी म्यूजिक प्रोड्यूसर को खोजना है मुझे। हम्म। तो उसको खोजने के लिए मेरे साथ मेरे और एक गुरु भाई जो मेरे साथ सीखते थे, अभी तक मेरे टच में है, और उनका भी बहुत बड़ा योगदान है मतलब उस चीज में। रतन उनका नाम है। तो मैं बंगला में तो रतन दा बोलते हैं ना, कोई भी हाँ। दादा या बड़े भाई को दा बोलते राइट। हैं, रतन दा। तो उनका, तो वो मुझे लेके ना बहुत कोलकाता में हर जगह हर स्टूडियो स्टूडियो हम लोग घूमते थे कि मतलब, और वो मतलब मेरे मेरे से उम्र में काफी 10 12 15 साल बड़े हैं, लेकिन उनका इंथुजियाज्म ना एक 22 साल के लड़के जैसा है आज भी। मतलब वो। जिनको आज भी ये यकीन है कि मैं अब कल कुछ मेरा जीवन में कुछ बड़ा होगा, और उनके वो अच्छा कर रहे हैं अभी। हम्म। तो मतलब वो बहुत इंस्पायरिंग। वो अब मैं क्योंकि पीछे घूम के देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि तब तब तो मैं ऑलरेडी उस चीज को उससे गो थ्रू कर रहा था, तो मैं ऑब्जर्व नहीं कर रहा था उस चीज को, मैं मतलब ऑलरेडी उस चीज में था। अब पीछे घूम के देखता हूँ तब लगता है कि यार कितना इंस्पायरिंग उनका एटीट्यूड रहा था उस समय पे, उनने हमेशा मेरे को बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा। तो कोलकाता में स्टूडियो स्टूडियो हम लोग घूमते थे, और वैसे करके हमने पहला अपना गाना मतलब एक कवर वीडियो बनाया था कि इवेंट मैनेजर्स को पिच करना है कि शोज राइट। के लिए तो कुछ तो होना चाहिए, तो उसका हमने पहला ट्रैक बनाया। फिर हमारा एक नया बैंड बना, कलंदर नाम का, उस बैंड का नाम था कलंदर। तो हम मेरे ही कुछ म्यूजिक सर्कल के 4 5 दोस्त थे, हमने, और वो भैया भी थे उस बैंड में। तो हाँ जी। वो गाना लिखते भी थे, और लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, गाते भी अच्छा है। तो उनके थ्रू हमने एक वीडियो बनाया। अब वो वीडियो फिर हमने इवेंट मैनेजर्स को पिच किया। तो पिच करने के बाद कुछ कोलकाता के जो छोटे इवेंट मैनेजर्स थे, उनने हमने हमें शुरुआती कुछ छोटे शोज, छोटे गिग्स देना शुरू कर दिए। राइट। तुमको लगा कि यार सही है। तो अब तो तब हुआ कि यार हाँ, अब मैं म्यूजिक से कुछ कमाने लगा हूँ। हम्म। हाँ, तो वो था मेरा फर्स्ट प्रोफेशनल ब्रेक कि हाँ भाई, प्रोफेशनली मैं अब, प्रोफेशन आदमी का तभी बनता है ना जब आप उससे 2 पैसे राइट। अर्जित करते हो। तो वो पहला अर्जित वो पैसा तभी हुआ जब मैंने पहला शो किया। तो मुझे लगा कि यार ये मतलब, और ऐसा नहीं था कि मेरे पास महीने के बहुत, मैं बहुत बिजी था, अब महीने के 2 या 3 शोज करता था, लेकिन एटलीस्ट ये था कि मुझे ये समझ में आ गया कि हाँ, अगर मैं इसी चीज को मतलब थोड़े और बड़े स्केल पे करता जाऊं, तो इससे मतलब एक लाइवलीहुड बस। किया जा सकता है। इंडिया में बहुत सारे म्यूजिशियंस कर रहे हैं, शोज करके ही अपना जीवन अच्छा तो से आपने चला रहे हैं आपके अपना बैंड और बना लिया था कलंदर्स, उसके थ्रू ही आप शो हाँ, इतना बैंड। राइट, उसके थ्रू, हाँ, राइट, शोज करता था। कभी कभी मेरे नाम से भी बैंड चल जाता था, तो दीप्तांशु तिवारी लाइव हो जाता था, तो मैं दीप्तांशु तिवारी लाइव के हिसाब से मैं चला जाता था, शोज करता था। तो छोटे कॉर्पोरेट शोज, बर्थडे पार्टीज, मैरिज शोज, ये सब तो हम लोग कोलकाता में करते थे। तो वो शुरुआत तभी से हो गया, 2017 के एंड, मतलब आफ्टर बाईजूस, और 18 के मिडिल तक वो हो गया कि वो शोज वाला चीज थोड़ा थोड़ा शुरू होने लगा था। राइट। और हाँ, एग्जैक्टली, यही था। फिर इसके तो बाद। 18 के आसपास, राइट। फिर हाँ। उसके बाद वही हुआ कि यार 18, हाँ, तो फिर हुआ ये ना कि मेरे एक दोस्त ने बोला कि यार देख, क्योंकि मेरे सारे मेरे मतलब मैं इस तरीके का इंसान हूं ना यार, मेरे बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है। हम्म। तो मैं, बट ऐसा भी कोई नहीं है जो मेरे से मुझसे एक बार मिलने के बाद कहेगा कि यार, मतलब वो आज भी मुझसे, मतलब जिससे मैं एक बार बात कर लेता हूँ ना लाइफ में,
वो हाँ मेरा जी। नंबर ले लेगा, और वो मुझे आज भी लोग फोन करते हैं, मेरे कॉलेज के जूनियर या मेरे हम्म, कॉलेज के ऐसे दोस्त मित्र जिनसे बहुत ज्यादा मेरी मतलब इंटरेक्शन नहीं था, हाँ। वो भी फोन करते हैं आज भी, हालचाल लेते हैं फेसबुक, अरे भाई कैसा है तू, कैसा है, क्या चल रहा है, क्या कर रहा है तू। तो मतलब पता नहीं, शायद मेरे अंदर वो क्वालिटी है, मतलब है कि लोग कनेक्ट कर जाते हैं शायद मेरे से। बात करना लोगों को अच्छा लगता है मेरे से। तो मेरे कॉलेज के कुछ 6-7 दोस्तों का ग्रुप है, 6 दोस्तों का ग्रुप है, जो कि आज भी मतलब मैं बहुत अच्छे उनके साथ एक परिवार जैसा मतलब हमारा है। और तो उनमें से एक लड़के ने मुझे बोला कि यार, अब वो सब जानते थे कि दीप्तांशु अब कॉलेज तो हो गया, अब ये जाएगा मुंबई, क्योंकि कॉलेज में उनको पता था कि हाँ भाई ये कॉलेज कॉम्पिटिशन में जा रहा हूँ, जीत रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ, इधर उधर कर रहा हूँ। तो उनको पता था कि ये तो मुंबई जाएगा। बट उसने मुझे अच्छा सजेस्ट किया कि यार देख, क्या होता है कि कहीं पे भी आप हमारे देश में, इंडिया में तो खास करके, कि आप सरवाइव करोगे म्यूजिक के थ्रू। हम्म, इनिशियली आप मुंबई जैसे शहर में जाओगे, तो आपको कहीं तो मतलब एम्प्लॉयमेंट या रोजगार के लिए कुछ तो आपको चाहिए। यू नीड, सपोज आप किसी स्कूल में टीचर बन गए या किसी एक एकेडमी में म्यूजिक सिखाने लगे, तो वहां पे जहाँ पे पेपर चलता है ना, वहां पे सिर्फ पेपर ही चलता है ना। राइट। पेपर इज द फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर वर्क होता है। हम्म। आप कितना अच्छा गा रहे हो, आप कितना 3 सप्तक का और क्लासिकली कितना ट्रेंड हो, वो इनिशियली आपके चेहरे पे नहीं लिखा रहता राइट। है ना। आप जब किसी के पास इंटरव्यू देने जाते हो किसी स्कूल एकेडमी में, तो वो चेहरे से नहीं बता सकता कि ये बहुत अच्छा गाता होगा या बहुत ट्रेंड होगा। वहां पे सिर्फ पेपर ही चाहिए, फर्स्ट इज पेपर। उसके बाद बाकी बात बाद में। हाँ जी। तो तो वही हुआ, तो उसने मुझे बोला कि यार आप तू एक काम कर, म्यूजिक का एक कुछ प्रयाग संगीत समिति जैसे है, या खैरागढ़ यूनिवर्सिटी है, या और भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूट हैं जो तुमको म्यूजिक का प्रॉपर कोर्स कराते हैं, और वो तुमको डिग्री देंगे उसके बदले में। वो हम्म, डिग्री तुम्हें काम आएगी मुंबई में। तो मुझे लगा कि यार बात तो सही कह रहा है, कि मैं गाना तो गाता हूँ, बट हाँ अगर किसी एकेडमी में म्यूजिक में सिखाता हूँ किसी स्कूल में, तो वहां पे तो मुझे पेपर वर्क चाहिए ना उनको दिखाने के लिए। तो वो कैसे होगा। फिर मुझे लगा कि नहीं एक्चुअली, फिर मैं पता किया। अब बाई गॉड्स ग्रेस, भगवान का आशीर्वाद था या कुछ तो एक ऊपर वाले का साइन था, मुझे पता चला इंडिया में जैसे रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी एक है, हम्म, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। और मतलब बहुत ही बड़ा और रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी है हमारे इंडिया के, बहुत ही दिग्गज और बड़े जो आज के समय के बड़े बड़े कलाकार हैं, वो लोग सब उस यूनिवर्सिटी से कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई करके निकले हैं, म्यूजिक में मैं कह रहा हूँ। तो रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी उसका नाम, कोलकाता में है वो। तो मैं, और उसी साल 18 जून की बात है, दिसंबर में मुझे पता चला कि उसका 2 साल का एमए का कोर्स चालू होने वाला, नया बैच शुरू होने वाला है। तो बाई गॉड ग्रेस मैंने अप्लाई किया, मुझे मुझे उसमें मिल गया। तो 2 साल, पूरा 19 पूरा और 20, मतलब ड्यूरिंग कोविड टाइम, दो हाँ जी। साल में मैंने अपना एमए कंप्लीट कर लिया। तो मेरे पास अब डिग्री भी आ गया एमए का। फिर मुझे लगा कि यार हाँ, अब तो मुझे, अब अब ये मैं इक्विप्ड हो चुका हूँ प्रॉपरली कि सीखना था। एक बेसिक जो ट्रेनिंग होती है, इनिशियल ट्रेनिंग 2012 से लेके 20 तक, तो मैं 8 साल तो सीख लिया था प्रॉपर। और उसके बाद डिग्री भी आ गई मेरे पास। तो अब मैं इक्विप्ड हूँ, मुंबई जाऊंगा तो मैं कर लूंगा अपना सर्वाइव। तो एक देन आई क्वेश्चन मेड। यहाँ पर बस एक है कि जब कॉलेज में आपने 2 साल एमए किया, उसमें आपको किस टाइप की ट्रेनिंग दी गई थी, या फिर लाइक उसने आपको इनहेंस कैसे कॉलेज किया? में देखो, कॉलेज में क्या होता है, कॉलेज में तो ऐसा नहीं है कि वहां पे जैसे मैंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का ही ट्रेनिंग लिया, ओके। बट कॉलेज की पढ़ाई और किसी गुरु के सानिध्य के में बैठ के आप उनके मतलब शिष्य बन के आप जैसे सीख रहे हो, उसमें एक जमीन आसमान का अंतर है। कॉलेज आपको सिलेबस कंप्लीट कराता हाँ जी। है, गुरु और गुरु शिष्य परंपरा, मतलब जिसका मैं भी एक प्रोडक्ट हूँ, एक उसी प्रोसेस से निकला हुआ हूँ, एक छात्र हूँ, संगीत का छात्र हूँ। तो गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू जो मैं सीखा उनके पास रह के, अपने गुरु, दो दो गुरु अभी तक मेरे रहे, तो उनके पास रह के अभी तक मैं जितना तक सीखा हूँ, तो वो और कॉलेज की पढ़ाई में बहुत, मतलब उसमें कोई तुलना ही नहीं है। कॉलेज बस आपको सेमेस्टर, क्योंकि उनका 2 साल का होता है, 2 साल के 4 सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर में उनके कुछ रागाज होते हैं, मतलब राग राइट। संगीत हमने गा के उनको, अपार्ट फ्रॉम रिटन पेपर, आपको परफॉर्म भी करना होता है वहाँ पे एग्जाम्स में। तो उसमें 15 मिनट ख्याल गाना पड़ता है। ख्याल एक एक फॉर्म है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का, जो कि मतलब लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ क्लासिकल म्यूजिक होता है। तो उसको परफॉर्म करना पड़ता है, तो वो प्रैक्टिकल है। और थियोरी हो गया रिटन पेपर, तो रिटन में कर लेता था। और
टीचर्स जितना सिखाते थे, तो वो वहां पे, बाकी तो मैं अपने गुरुजी से तो सीख ही रहा था। तो हाँ जी। वो सारी चीजें सीख के और मैं वहां पे जाके परफॉर्म कर देता था। राइट। तो वो प्रैक्टिकल पेपर मेरा वैसे निकल जाता था। बट कॉलेज में यार, मैं ऑनेस्टली कहूंगा, कॉलेज में बस वो कॉलेज वैसे ही होता है यार। वो परफॉर्मिंग आर्ट्स है ना, परफॉर्मिंग आर्ट अगर कॉलेजेस में सिखाने शुरू हो गए ना, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि, शायद हो सकता है लोग एक्सपोजर मिलता होगा शायद कॉलेज में, कि आपके सीनियर जूनियर जो लोग ऑलरेडी पास आउट हैं, हाँ वो लोग जी। आपको उठ रहे हैं, तो वो आपको एक गाइड करते हैं, गाइडेंस आपको मिलता है कि अब जैसे वो लोग भी प्रोफेशनल बन गए, तो आप उनके साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, तो आपको उनके लाइफ से आप कुछ वो ड्रॉ कर सकते हो कि अच्छा कि भैया ने ऐसे किया, फिर इनने इसको अप्रोच किया, ऐसे किया, वैसे किया, तो आप एक रोड मैप मैप अपने हिसाब से बनाते हो अपने दिमाग में। तो कॉलेज आपको मे बी शायद वो एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। बट एक जो हार्ड कोर ट्रेनिंग होती है ना, जिसमें कि आपको एक प्रॉपर तरीके से आप सीखते हो, और वो सारी चीजें होती हैं, वो तो गुरु के अंडर ही होता है यार, किसी गुरु के सानिध्य में ही हो सकता है। गॉट इट। क्योंकि वहां पे सरेंडर है ना, सरेंडर मतलब आप आत्मसमर्पण करके, और आप अपने आप को लूज छोड़ देते हो, गुरु जैसा करवाते हैं आप राइट। अपने आप को उस हिसाब से एक्ट बिहेव करते हो। कॉलेज आपको सरेंडर नहीं करवाता, कॉलेज आपसे, मतलब आप कॉलेज में एग्जाम देने जाते हो बेसिकली, हाँ हाँ, चीजें फिक्स है, राइट, कि आपको फिक्स ये। है वहां पे। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये ऐसा है। तो फिर वही हुआ कि मैं 20 में मेरा एमए कंप्लीट हो गया, और 20 में कोविड आ गया, तो एक साल और डिले हो गया मेरा मुंबई आना। फिर फाइनली जब थोड़ी सिचुएशन थोड़ी ठीक हुई, तो 21 के अगस्त में 2021 के अगस्त में मैं सोचा कि यार अब मैं मुंबई आता हूँ। हम्म, तो मेरी, मतलब मैं एक्चुअली मैं ना यार थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा प्रोकेस्टिनेटर हूँ मैं, थोड़ा सा मतलब अपने आप को ना बहुत, मतलब कम आंकता हूँ। मतलब मैं अगर रेडी हूं ना, तो मैं हमेशा ना खुद को, मैं बेसिकली पुश वाला आदमी हूँ, मतलब मुझे थोड़ा पुश करना पड़ता है पीछे से। मैं लास्ट मोमेंट वाला हूँ, स्कूल डेज में भी ना, पढ़ाई लिखाई, एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ के मैं, मतलब क्लास में टॉप 10 में आता था, एक राइट। दिन पहले पढ़ता था, पूरे साल में पढ़ता नहीं था। बट एक दिन पहले का वो प्रेशर जो होता है ना कि यार कल अब क्या होगा, राइट। हम्म। तो मैं एक दिन पहले वाला आदमी हूँ। मैं पूरे साल मेहनत करने वाला नहीं हूँ। तो मैं पुश चाहता हूँ बेसिकली। ओके। तो हाँ, तो वही हुआ कि यार मैं मुंबई आने के लिए रेडी नहीं था। मैं तो अभी भी मुझे लग रहा था कि यार मुझे और सीखना है, मुझे और तैयारी, और जरूरत पड़ेगी मुझे, और मतलब और सीख लूं, और ये कर लूं, कुछ और अपने बैग में कुछ और ऐसे टूल्स डाल लूं जिससे कि मुझे राइट। मुझे मुंबई में जाने के बाद काम जर्नी आएगा। हो जाएगी, राइट। राइट राइट। तो मुझे हमेशा वैसा लग रहा था, बट ऑल थैंक्स टू माई, मतलब मेरी प्रेमिका, जो तब थी अब मेरी वाइफ है। तो हाँ, तो उसने मुझे प्रेशराइज किया कि यार नहीं, अब हाई टाइम है, अब तुमको जाना चाहिए, अब तुम बहुत साल से वो कर रहे हो, डिले कर रहे हो कि मुंबई जाना है, मुंबई जाना है, मुंबई जाना है। तो उसके प्रेशर की वजह से, नहीं तो शायद मैं 2021 में भी नहीं आता अगर उसने प्रेशराइज नहीं किया होता मुझे। तो उसने प्रेशर किया, तो मैं बोला कि यार ठीक है। तो 21 के अगस्त में मैं आ गया मुंबई। और उसके बाद फिर यहाँ पे आया। अब यहाँ पे आने के बाद फिर अपना मुंबई, मुंबईया जीवन जिसको कहते हैं, माई मुंबई लाइफ बिगैन। आई स्टार्टेड स्ट्रगलिंग, आई स्टार्टेड गोइंग टू डिफरेंट कंपोजर्स। पहले तो इनिशियली तो पता नहीं चलता ना कि कहाँ से शुरू करेंगे यार, राइट। कोई मेरा अगला टेलीफोन क्वेश्चन यही डायरेक्टरी था तो है कि नहीं, आप हाँ डायरेक्टरी नहीं है कि आपको। तो आज के टाइम पे अच्छा है कि यार सोशल मीडिया है। हाँ। तो सोशल मीडिया बहुत ही, एक्चुअली मैं कहूंगा कि यार बहुत हेल्पफुल है। हम्म। हेल्पफुल है क्योंकि मेरे मेरे केस में मुझे अर्ली, मतलब लोगों तक पहुंचाने, मैं क्या करता था ना, फेस, ऑनेस्टली बताऊं भाई, पता नहीं बाकी लोग एडमिट करें कि नहीं, मैं एकदम ऑनेस्टली बोलता हूँ और चाहता भी हो रहना हमेशा। मैं फेसबुक पे गया और लोगों को मैंने स्टॉक करना शुरू किया, लोगों के प्रोफाइल स्टॉक करने शुरू किया कंपोजर्स फेसबुक। की। कंपोजर के मैं खोजना शुरू किया, जहां पे भी मुझे लगा कि म्यूचुअल है, म्यूजिक सॉन्ग सिंगर या म्यूजिक कंपोजर, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ऐसा कुछ दिखता था ना, तो मैं इंस्टाग्राम पे गया, उसके अकाउंट से उनके फ्रेंड में उनको स्टॉक करता था, उनके फ्रेंड से उनके फ्रेंड के पास गया मैं, उनके फ्रेंड से सब इंस्टाग्राम पे फेसबुक में घूमता था अलग अलग प्रोफाइल पे, जहां पे जो लगता था उनको मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता था, और मैसेज करता था कि सर आई एम सिंगर, ट्रेन सिंगर फ्रॉम कोलकाता, राइट, रिसेंटली आई शिफ्टेड टू मुंबई, सो आई वुड लाइक टू सेंड यू माई वॉइस डेमो। मेरा कुछ काम जो पहले, क्योंकि मैंने इंडस्ट्री का काम तो अभी कुछ किया नहीं था, जस्ट आया हूँ मुंबई हम्म। 2021 में। तो मैं उनको बोलता था कि मैं पहले, मतलब मेरा जो काम है मैं आपको भेजना चाहता हूँ।
हम्म। कि आपको कुछ उससे आइडिया लग जाएगा, तो मे बी यू माइट फाइंड माई वॉइस यूजफुल इन सम ऑफ योर वर्क। कोई फिल्म, कहीं एड, कुछ में कहीं पे कुछ तो Right. होगा। हम्म। और मेरा हमेशा से था कि यार मैं, मतलब फिल्म म्यूजिक का मैं प्लेबैक करना चाहता था हमेशा से, हम्म। छोटे बचपन से, क्योंकि हमारे आइडल्स तो वही रहे ना, मतलब Right. हाँ। सोनू जी और के, और हम राहत फतेह अली खान, कैलाश खेर, क्योंकि हमारी ग्रोइंग अप ईयर्स में हमने उन्हीं को सुना है। उसको देखा था, राइट। हाँ। तो आप सुनते हो, जैसे आप उनकी वॉइसेस को फिल्म पे देख रहे हो कि यार किसी फिल्म हीरो के लिए प्लेबैक हो रहा है, या किसी सीन में उनका प्लेबैक आवाज आ रहा है, तो हमारा भी एस्पिरेशन ड्रीम यही था कि हमारा भी आवाज आएगा वहां। हाँ जी। तो हमारा वही था कि मतलब मुंबई आ गया, फिर कंपोजर्स को मैंने अपना सीवी भेजना शुरू कर दिया, वॉइस डेमोज भेजने शुरू कर दिए, मेल्स भेजने शुरू कर दिए। तो तो मेरा अप्रोच ऐसा था, मतलब मैं वो नहीं सोच रहा था कि यार काम मेरे तक आ जाएगा और हम्म। ऐसा कुछ मिरेकल हो जाएगा। मुझे पता था कि भाई अपने को एवरी ईच सिंगल स्टेप एट अ टाइम लेना है। Right. फर्स्ट स्टेप है लोगों से कनेक्ट होना। हम्म। कनेक्ट होने के लिए मैंने ये तरीका अपनाया कि भाई मैंने स्टॉक किया लोगों को, वहां से मुझे लोगों के ये मिल गए। मैसेज करता था मैं, बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई दिया, काफी लोगों ने नहीं दिया, हाँ। कोई कुछ ने सीन करके छोड़ दिया। तो वहां से जो मैसेज आता था मैं उस पर अपने मेल्स, अपने सीवी वगैरह भेज देता। दैट्स इट। एक अब तरीका, जैसे सॉरी टू इंटरप्ट, कि एक तरीका रहता है कि लोग जो रियलिटी शोज होते हैं उस पे काफी ट्राई करते हैं, तो आपने ये वाला पाथ ट्राई किया या फिर? मैं एक बार किया था 2018 के में, एक ऑडिशन में मैं गया था। ओके। हाँ। तो पूरे दिन लाइन में लगा वहां पे जाके, और फिर मेरा, मतलब ऑडिशन का जो नंबर आया ना, वो मैं सुबह 6 बजे से लाइन में लगाया था। और बाय द टाइम आई वेंट फॉर द फर्स्ट ऑडिशन, इट वाज ऑलरेडी 8 PM। इवनिंग ओके। के 8 बज गए थे। तो 12-14 घंटा हो चुके थे मुझे, मैं जब गया था ऑडिशन करने। तो आप एक लाइन में खड़े हो, पूरे दिन धूप में खड़े हो, तो आप जाओगे तो क्या ही परफॉर्म करोगे वहां पे। हाँ जी। हालांकि मैंने अच्छा परफॉर्म किया, तो 2-4 राउंड मैंने क्लियर किया। टीवी राउंड से जस्ट पहले वाले राउंड में मैं अंदर गया। तो मतलब जब, अब जिस राउंड को क्लियर करके मैं फाइनल राउंड में जाऊंगा, अब उसके बाद टीवी राउंड शुरू हो जाएगा। तो जो वो थर्ड राउंड था, मे बी, हाँ थर्ड राउंड था वो। तो थर्ड राउंड में मैं अंदर गया, तो मैं देखा यार बहुत सारे लड़के लड़कियां ऑलरेडी बैठे हुए हैं यहाँ पे। हम्म। मतलब हमारा ऑडिशन होने के बाद हम वहां पे पहुंच रहे हैं, वो लोग ऑलरेडी कुछ ओके। 15-20 लोग वहां पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं। मैं सोचा कि यार ये क्या हो रहा है। हम्म। तो मतलब फिर रियलिटी शोज का, और मतलब कुछ अंदर की चीजें मुझे पता चली जब मैंने उनसे इंटरेक्ट किया ना अंदर जाने के बाद। तो मुझे पता चला कि यार काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो कि इनको पहले से पता रहती है। ओके। अब मतलब मुझे नहीं पता थी ये सब चीजें, बट उस दिन पता चला मुझे। तो मैं थोड़ा डिसहार्टेंड हो गया था उस दिन कि यार ये क्या है, मतलब मेहनत करके कोई बंदा ऑडिशन दे के आ रहा है और यहाँ पे लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं वहां पे, क्योंकि उनको पहले से पता था। वो किसी के कुछ लगते हैं, किसी के कुछ लगते हैं, रेफरेंसेस। तो वैसे करके रेफरेंसेस से हो रहा है। बोला यार चलो कोई नहीं। तो मुझे लगा कि यार ये ही एक तरीका नहीं है। हम्म। देर आर मेनी डिफरेंट वेज टू अप्रोच एनीथिंग, है ना। तो आपके घर जाने का, आप सपोज आपके किसी एक जगह पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अब मैं क्योंकि इंजीनियर हूँ तो मैं थोड़ा उस तरीके से बात करूँ कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी आप जा रहे हो, तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने के आपके बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, राइट। है ना। मल्टीपल पाथ्स तो अवेलेबल। मल्टीपल पाथ हो सकते हैं, उसमें एक होगा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, एक होगा ये। अब ना हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स में ना आपको स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हो, आप राइट। कभी भी शुरू करते हो, किसी एज पे शुरू करते राइट। हो, और कहाँ आपको जाना है ये भी आपको पता नहीं। हम्म। तो आप तो प्रोबेबिलिटी लगा लो ना कि कितने सारे पाथ हो जाएंगे वहां से वहां पहुंचने के, कि आपको शुरुआत का पता नहीं, अंत का पता नहीं, तो आप कितने तरीके से कहाँ चले जाओगे। तो राइट। बेसिकली मतलब थोड़ा लूप है कंफ्यूजिंग है। पूरा। और हाँ। हाँ, तो इट्स जस्ट कि आप अपना ट्रूथफुली अपना जो आपके बेसिक्स है जिस पे आप मेहनत करके आए उस पर बिलीव करो, और आप अपना काम करते चलो। दैट्स इट। इसका मतलब इस फील्ड में मैं जो अभी तक की मेरी जो जर्नी है, मुझे 3 साल हो गए बम्बई में, 3 साढ़े 3 साल हो गए। तो अभी तक मैं जो भी थोड़ा सा काम किया है मैंने, मैं ये समझाऊं कि यार बस अपना मेहनत, अपना काम, ईमानदारी एंड ऑनेस्टी टुवर्ड्स योर वर्क, टुवर्ड्स द पीपल whom यू आर लिविंग विद। मुंबई में अपने को आर्टिस्ट के साथ जिसके साथ आप उठ बैठ रहे हो, तो उनके साथ आप ऑनेस्टली रहोगे ना, तो 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 वही है कि आपको
वो भी एक आपका रास्ता बन सकता है राइट। आपको कहीं पहुंचाने में। कुछ लोग होते हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू आते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हाँ। रियलिटी शोज के थ्रू आते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मेरे टाइप के अप्रोच से आते हैं। तो मल्टीपल अप्रोचेज है भाई। हाँ जी। इस हमारे परफॉर्मिंग आर्ट्स के किसी एक जगह पहुंचने में मल्टीपल, उसका कोई एक फिक्स वो फॉर्मूला नहीं है कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला फिक्स है। हाँ जी। तो राइट। हमारा हमारे फील्ड में वैसा नहीं है कुछ भी। करेक्ट। कहीं सो से और सोशल मीडिया के आ जाने के बाद से तो और वो फॉर्मूलाज और ब्रेक हो चुके हैं कि कुछ भी नहीं, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। राइट। सो जब आप यही अपने मेल्स या फिर मैसेजेस स्टार्ट किए, उसके बाद फर्स्ट ब्रेक आपको कौन सा मिला था? फर्स्ट ब्रेक मुझे मिला था तो आ, मैं हाँ, जब मैं मुंबई आया था तो यार मैं मतलब इनिशियली दोस्त जब बनने शुरू हुए मेरे, तो हम्म। उनको पता चला कि हाँ अच्छा गाता है ये, मैंने उनको अपने गाने भेजे तो उनको लगा कि यार गाने में बैकिंग वोकल्स होते हैं, कोई भी गाने के कोरस होते हैं कि चार पांच लोगों का एक ग्रुप गाता है। राइट। तो गाने के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स में उसके पीछे उसको और हैवी साउंड कराने के लिए राइट। वही लाइन को और रिपीट किया जाता है नीचे। हाँ जी। तो उसमें चार चार पांच पांच सिंगर्स की जरूरत पड़ती है। तो वो दोस्त बनने लगे, उन्होंने मुझे फोन करना, वो लोग शुरू कर दिया कि यार ऐसा एक काम है, कोरस का एक काम है गाने का, तो तू फ्री है क्या उस दिन, फलाने दिन परसों है स्टूडियो में रिकॉर्डिंग। बोला हाँ मैं फ्री हूँ। तो मैं जाता था वहां पे, रिकॉर्ड करके आ जाता था। तो ऐसे शुरू हुआ, हम्म। मतलब मतलब गानों का इंट्रोडक्शन ऐसे हुआ। बट फर्स्ट ब्रेक मैं कहूंगा, वैसे ही आई थिंक मैं कंपोजर्स को जैसे आपके प्रोफाइल भेज रहा था ना, तो उनमें से एक कंपोजर है, रूही नाम है उनका, वो ज्यादा मराठी फिल्म करती है। तो उन्होंने उनको मैंने भेजा था अपना प्रोफाइल, तो उनको अच्छा लगा वो मेरी आवाज, हाँ और जी। देवर लुकिंग फॉर अ फ्रेश वॉइस फॉर अ सॉन्ग। एक फिल्म आई थी जयंती नाम, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो उसके गाने आपको मिलेंगे। तो इट्स अ मराठी फिल्म, बाबा राव बी आर अम्बेडकर जी के ऊपर वो फिल्म है ओके। कि कास्टिज्म और इंडिया में और किस तरीके से होती है वो, तो वो उस टॉपिक के ऊपर है वो फिल्म। तो उनको मैंने भेजा, उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला कि यार दीपांशु दो गाने हैं, आपकी आवाज मुझे पसंद आई है, दो गानों के लिए, उनके फिल्म में हाँ दो जी। गाने थे, आप दो गाने रिकॉर्ड करके आओ। तो मतलब आई थिंक जब उनका फोन आया था उसके एक वीक बाद उन्होंने मुझे कॉल पे बुलाया था स्टूडियो। उन्होंने बोला कि यार दो गाने हैं और तुम दोनों ही गा दो, लेट्स सी इसमें से कौन सा वर्कआउट करता है, प्रोड्यूसर्स को क्या पसंद आता है। मुझे तो आपकी आवाज पसंद आ रही है मेरे हाँ दोनों जी। गानों पे। तो मतलब मैं तो यार ऐसे चौंक गया कि अरे यार ऐसे कैसे। अभी मतलब मुझे तब कितने 6-7 महीने हुए थे, और मतलब ये मैं कहूंगा कि मैं कीपिंग ऑल माई ईगो और सब सारी चीजें असाइड, मैं मतलब अपना अप्रोच है ना जो एकदम एक सिंपल, एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक लेबर होता है ना। हम्म। तो बेसिकली हम परफॉर्मर्स हैं और हम लेबर्स भी हैं। हाँ। ओके। तो मैं एकदम लेबर की तरह अपना अप्रोच रखता था एकदम, कि एवरी डे लोगों को मेल करना है, हर दिन मुझे लोगों से कनेक्ट करना है थ्रू मेल, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू पर्सनल, अगर मीटिंग्स के थ्रू अगर हो पाए तो, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे कि मैं अपनी बात उन तक पहुंचा पाऊंगा। हाँ जी। तो वैसा था, तो मैं हर दिन वो चीज रिलीजियसली करता था कि हर दिन नए 20-15-10 लोगों को मेल करना, मैसेज करना, ये मैं करता था। किसी का रिप्लाई आया ना आया उससे मेरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं ये करता था। तो दैट वर्क फॉर मी इनिशियली, कि उससे क्या हुआ ना, मैं काफी दोस्त बने, और उन दोस्तों के थ्रू मतलब मेरा मतलब क्या होता है कि वर्ड ऑफ माउथ से ना बहुत सारी चीजें, किसी के थ्रू वो अपने दोस्त को बोलेगा कि यार एक नया राइट। लड़का है, उसकी हाँ आवाज जी। को तू ट्राई कर सकता है, या उनको कुछ गानों में दम नहीं गंवाना है जिसका वो पे नहीं करेंगे। तो वो कहते थे कि यार तू गा दे, और हमको पिच करना है किसी कंपोजर को या किसी फिल्म के लिए। तो उनको एक आवाज थी, अच्छी आवाज, तो तेरी आवाज मतलब ये गाना अगर लॉक हो जाता है तो मतलब शायद तेरी आवाज पिच हो जाए, उनको पसंद आ जाए। तो मुझे भी लगता था कि हाँ एक्चुअली बात तो सही है, क्योंकि मैं जब गाना शुरू किया था तो मैं ये थोड़ा ना सोच के शुरू किया था कि यार मैं कितना कमाऊंगा और कितना नहीं कमाऊंगा। तो एवरीडे आपको, मेरा अप्रोच यही था कि यार पैसा मिले तो ठीक है कुछ हम्म। गाने का, और अगर ना मिले तो मैं बस मतलब उसको प्रैक्टिस समझूंगा कि यार मतलब फॉर द लव ऑफ म्यूजिक आई एम डूइंग दैट। क्योंकि देखो यार हमारे फील्ड में ना क्या है कि नथिंग गोज इन टू वेन, कुछ वेस्ट नहीं हो रहा है, राइट। वो सारी चीजें जमा हो रही है, आप एज ए। दोगे। हाँ उसके बदले में अगर आपको मॉनेटरी रिटर्न नहीं आया, तो वो एक्सपीरियंस, अनुभव के फॉर्म में आपके पास वो उसका रिटर्न आया है।
तो वो स्टोर हो गया आपके बैंक, आप सीख रहे हो, है ना? right, क्योंकि आप, अब ऐसा तो होगा नहीं कि अचानक से आपको यशराज की किसी फिल्म में बुला के और वो बोले कि आपके लिए मंच सजा हुआ है, आप आओ और यू आर गेटिंग अ ब्रेक एक शाहरुख खान की फिल्म में या right, किसी एक बड़े स्टार की फिल्म में। ऐसा तो होने वाला नहीं है। right, तो प्रैक्टिस आपको कैसे करना है? ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, स्टूडियो में जाके ऑन द माइक कोई गाने को गाना कैसे गाते हैं, उसका एक्सपीरियंस क्या होता है। तो वो इसी वही अपॉर्चुनिटीज है ना? right, तो मतलब एक मैं एक कहीं पढ़ा था कि जो अवसर होता है ना वो बहुत साधारण होता है, हाँ, बट उसका जो परिणाम होता है ना वो विलक्षण होता है। तो यू नेवर नो कि कौन सा अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में या किस इंसान से कौन सी मीटिंग, अगर आप ट्रूथफुली उस काम को कर रहे हो ना, तो वो चीज, उस चीज का जो एंड रिजल्ट है वो कितना बड़ा हो सकता है वो आपको नहीं पता। तो right, हर चीज को ना, मुंबई का जीवन, मुंबई की लाइफ में मैं अभी तक ये सीखा हूं कि डू नॉट टेक एवरीथिंग सीरियसली, इन टर्म्स की लोगों से बातचीत, लोगों से मिलना। अब कोई भी छोटा से छोटा काम हो, काम को आप काम के आप ये मत पूछो कि यार कौन सी फिल्म में आएगा ये गाना, हम्म, कितना पैसा मिलेगा। मैं आज तक ये चीज नहीं करता। मैं कितने सारे कंपोजर्स अभी मुंबई में, जितने भी बड़े कंपोजर्स हैं उनमें से कुछ काफी लोगों के लिए मैं गाना गा चुका हूँ, डेमोज गा चुका हूँ, और ये, और अगर उनका कॉल आता है या उनके असिस्टेंट का कॉल आता है तो मैं ये कभी नहीं पूछता कि यार सर इसका कुछ पेमेंट है क्या। या एड्स, में बहुत सारे एड्स करता हूँ, एडवर्टाइजमेंट टीवी फीड करता हूँ, तो उनमें कभी मैं पूछता नहीं कि इसका पेमेंट कितना होगा। मैं कभी नहीं पूछता ये चीज आज तक। दिस इज नेवर एंटर्ड माई प्रैक्टिस। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर से मतलब पैसे मंगवाता हूँ अपने सर्वाइवल के लिए। और अब तो मेरी शादी भी हो चुकी है, इसी साल मेरी शादी हो गई। तो मेरी वाइफ है, शी इज एन आईटी इंजीनियर है, वो भी मेरे बैचमेट ही थी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो चीजें नहीं होती, बट वो क्या होता है ना कि आप, मतलब मैं ये मान के आया हूँ मुंबई की, मुझे थोड़ा सा समय लगेगा हम्म, कि वो रेगुलर फ्लो ऑफ वर्क और रेगुलर फ्लो ऑफ मनी जब तक आए, उससे पहले मुझे थोड़ा समय लगेगा। वो किसी को भी लगता है। एक एक वेटिंग पीरियड होता है। उस right, वेटिंग पीरियड में आप जो भी कर रहे हो वो आपका इन्वेस्टमेंट है। आप हम्म, इन्वेस्ट कर रहे हो कर रहे हो कर रहे हो, वो रिटर्न उस वेटिंग पीरियड के बाद आता right, है ना? तो अब आप एलआईसी भी जमा करते हो तो आप कुछ दिन तक उसका वो भरते हो ना प्रीमियम, तब तो उसका आपका रिटर्न पहला जो आता है वो कुछ दिन बाद आता है। right, तो ये अभी वो टाइम है मेरा, जो कि मैं, तो मैं यही सोचा कि यार पैसे के लिए मैं नहीं आया हूँ मुंबई। मैं गाना गाने आया हूँ। मैं अच्छा गाना गाने आया हूँ। वो गाना जो कि मैं पर्दे पे सुन लूं, अपने अपनी आवाज को बड़े 71 के बड़े फिल्म स्क्रीन में बैठ के सुनूं, और मेरे परिवार वाले जाके देखें, और दुनिया भर में बजे, मेरा आवाज बजे और लोग सब पागल हो जाए उस आवाज को सुन के। तो मैं वो ही अचीव करने आया हूँ मुंबई। वो अचीव करना और उसको इतने अच्छे से करना कि यार वो जिस दिन अचीव हो जाएगा ना, तो उसके बाद पैसे, आसपास की सारी चीजें, वो तो वो ऑलरेडी हो ही जाएंगी वो सारी चीजें अच्छी। तो मैं वही अचीव करने आया हूँ बेसिकली। वो काम जो कि यार हर जगह बजे और हर जगह लोग अप्रिशिएट करें। तो उसके लिए मतलब मैं वही अपना फॉर्मूला अपनाया था कि यार पैसे को, पैसे की वजह से काम नहीं छूटना चाहिए यार। हम्म, कि अच्छा काम और पैसे की वजह से छूट जाए, और छोटा काम और वो मैं बोलूं कि यार इसमें तो इतना कम पैसा है, पैसा हैज नेवर बीन अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर मी, कभी भी नहीं। तो इनिशियली तो मैं उस स्टेज में ही नहीं था कि मैं डिसाइड क्यों करूंगा और कहाँ से करूँ, क्योंकि मुझे तो ये था कि यार अपना सीवी बनाना है, उसमें कुछ ऐसे काम आ जाए ताकि मैं दूसरे कंपोजर्स को वो रिलीजेस, अपने जो रिसेंट जो मैं काम किया हूँ इंडस्ट्री में, वो सब भेज पाऊँ। तो right, पहले तो उस काम को जमा करना था कि यार पहले कुछ चार पांच काम कर लूँ। हम्म, फिर ये था कि यार उस काम को करने के बाद कि अब कुछ उन कामों में कुछ अपने बेस्ट काम हो जाए, कि दो तीन उनमें बेस्ट हो जाए। तो आप 10 करोगे उसमें से एक कोई बेस्ट होगा। तो वो जमा करने में मुझे 3 साढ़े 3 4 साल, 3.5 साल हो चुके हैं मुझे बम्बई में। तो वो चीज जमा करके अब जाके मुझे लग रहा है कि अब जितने काम किया हूं मैं उनमें कुछ दो तीन मेरे बेस्ट हैं, अभी तक के बेस्ट, जो कि मैं किसी को अगर कुछ सुनाना है या भेजना है तो मैं उसको पहले प्ले करूंगा उनके, कि ये सुनो, ये कैसा लग रहा है, ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ सुना सकूं। तो वो वही वाली बात है। right, सॉरी टोटल, यार, मैं पता क्या होता है ना, मैं मतलब क्वेश्चन देते आंसर देते रहते ना वो 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 गाड़ी कहीं से कहीं चली जाती है, तो वो अनइंटेंशनली होता है। और वो फ्लो के साथ ही होता है वो चीज, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डिविएट कर जा रहा हूँ, वो होता ही है मेरे साथ ऐसा। देखिए मेन मोटिव इस मेरा कुछ, पॉडकास्ट का यही है ताकि आपकी दिल की बात हम निकाल सके और वो
वो हाँ आई थिंक आप बता रहे हो तो क्वेश्चन जो आपने जर्नी पूरी बताई, आई थिंक आप खुद ही मेरे क्वेश्चंस पूछने से पहले आप सारे आंसर्स खुद से ही दे देते हो, तो हाँ, राइट राइट। वही लग रही है, वो कुछ करना ही नहीं राइट, पड़ रहा है बस बस एज बस तो मिस्टर। वही है भाई। तो वही है मैं। हाँ बट हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। मैं एक्चुअली तुमसे कुछ मतलब तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो, मैं ही बोल रहा हूँ। क्योंकि आप पहले सारे आंसर कर दे रहे हो, जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आई थिंक वो आप आंसर खुद से ही कर देते हो। राइट। मैं पूछने वाला था कि जो आपने दो सॉन्ग्स जो आपने मराठी मूवी बताई जो बाबा राव पे बेस्ड थी, हाँ हाँ सो हाँ। वो दो हिंदी में थे या फिर मराठी में थे? हिंदी में थे, तो उस गाने का यार मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ कि जब मुझे उनका कॉल आया ना, उन कंपोजर का, रूही नाम है उनका, रूही। हाँ जी। मैं ऑन रिकॉर्ड उनका नाम ले रहा हूँ क्योंकि मतलब उनसे मेरी जब पहली मुलाकात हुई, बहुत ही स्वीट और बहुत ही विनम्र तरीके से। मैं न्यूकमर था एकदम, कोई हाँ जी। काम पहले नहीं किया। तो मेरे कुछ कवर गाने उनने उनको पसंद आ गए थे। तो उनने वो सुन के मुझे एक फिल्म के लिए अपॉर्चुनिटी दिया। तो मैं इसको बहुत बड़ा मतलब एक बड़ा जेस्चर समझता हूँ कि उनको पसंद आ गया और उनने बोला कि यार ट्रस्ट करना ना, एक विश्वास करना कि हाँ ये वर्क करेगा, ये आवाज वर्क करेगी फिल्म पे। तो उनने बुलाया मुझे। और मतलब इंटरेस्टिंगली, ये अब मैं एक अच्छी बात बता रहा हूँ, मतलब मजेदार बात, कि मैं जब वो गाना गाने गया, तो वो उस फिल्म का नाम है जयंती। जयंती। मैं पहले बता चुका हूँ। और उस गाने का नाम है, जो मेरी आवाज में फाइनलाइज हुआ, उस गाने का नाम है तुझे दिल से चाहे दीवाना। स्पॉटिफाई पे भी है, यूट्यूब पे भी है। जी म्यूजिक से वो रिलीज हुआ। तो अब, और उस गाने का मतलब उस वो फिल्म मराठी में बनी थी, फिर हिंदी में डब हो रही थी Amazon प्राइम और इन सब प्लेटफॉर्म्स पे जाने के लिए। तो वो हिंदी वाला जो था वो मेरी आवाज में था। और मेरी को सिंगर है वो इंडियन आइडल की, आई थिंक इससे पहले वाली जो इंडियन आइडल थी उसकी विनर है, संजुति दास करके राइट। उनका नाम है। वेरी मतलब गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और बहुत अच्छा गाती है, बहुत टैलेंटेड है, मतलब एवरीवन नोज दैट। बहुत अच्छा गाती है वो। तो वहां स्टूडियो में गया तो मुझे पता चला कि संजुति वो मेरी को सिंगर है उस गाने। ओके। इंटरेस्टिंग बात और पता चली कि उसी गाने का जो मराठी वर्जन है वो जावेद अली सर ने गाया है। जावेद अली सर, राइट। हाँ, तो जावेद अली का गाया हुआ, जी का गाया हुआ गाना वो, और उसका हिंदी वर्जन मैं अपनी आवाज में डब कर रहा हूँ। तो अब यार वही है ना कि मुझे लगा कि यार इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं तो कोलकाता एक छोटे से मतलब, कोलकाता टीयर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बट मैं उसको टीयर टू ही सिटी कहूंगा आज भी। राइट। क्योंकि हमारे एस्पिरेशंस हमारे कोलकाता में आज भी, परफॉर्मिंग आर्ट्स वाले आज भी ये सोचते हैं कि यार हमको तो मुंबई जाना है। राइट। तो मुंबई हमारा गो टू प्लेस है। और वो टीयर टू सिटी है, वहां पे लोगों का जो मतलब अप्रोच है जीवन के तरफ, स्लो है थोड़ा, लोग आराम से काम कर रहे हैं। तो हमको ये लगता था कि यार, मुझे तो ये लगा कि यार अभी आया हूँ मुंबई, 6 8 महीने हुआ, 8 महीने में कैसे इतना बड़ा फिल्म का गाना मिल गया, जो कि जावेद अली सर ने गाया है, और अब उसका हिंदी मैं गाने वाला हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल कैसे है। तो बट वही है ना कि आप चाहोगे ना कोई चीज को कि यार ऐसा हो आपके लाइफ में, तो वो होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। और वो थोड़े थोड़े ना मतलब झलक देना शुरू कर अपनी चीजें, आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगे। और वो आपको वही होता है ना कि क्योंकि हमारा म्यूजिशियन या आर्टिस्ट को ना, ये एक एक गॉड गिफ्ट ही बोलूंगा मैं, मतलब कुछ तो एक है ऊपर से, हायर पावर कुछ है कि हमको ना मतलब कुछ चीजें मतलब अनसेड वे में ना समझ में आने लगती हैं, बहुत माइन्यूट तरीके से, छोटे छोटे, क्योंकि हमारा वही है ना कि हर चीज को हम सीरियसली ले रहे हैं, हमको ये लगता है कि यार हर चीज में पॉसिबिलिटी है। राइट। तो जब आप हर चीज में पॉसिबिलिटी को मान के चल रहे हो ना, तो आप हर छोटी चीज या छोटी अच्छी जो चीज आपके जीवन में हो रही है ना, अचीव आप जो कर रहे हो, तो आपको लगता है कि मे बी ये एक साइन है, हाँ। या ये मे बी एक एक सूत्र है जिससे कि मैं अब इससे बड़ी जगह पे पहुंचूंगा, या इससे आगे बढ़ूंगा करियर में, या जीवन में आगे बढ़ूंगा। तो इसीलिए हमको ये कुछ चीजें कुछ अनसेड में समझ में फील होने लगता है। क्योंकि हम म्यूजिक में तो यही कहते हैं ना कि यार गाने का फील कैसा है, फील राइट। मजा आ रहा है तो सुनने में, फील कैसा है। आप गाने सुनते हो तो आप गुनगुनाते हो, तभी गुनगुनाते हो जब आपको फील अच्छा लगता है, आप बोलते हो ना यार मजा आ गया गाना सुन के, है ना। तो फील है, तो वो फील हम हमारे अंदर ना, वो फील करने की ताकत थोड़ा आम पब्लिक से मुझे ऐसा लगता है ज्यादा है। हम्म। तो तो वही चीज है, तो मैं वो गाना गाया और गाना जाके डब हो गया। कुछ दिन, 1 महीने बाद जी म्यूजिक वालों ने मुझे टैग कर दिया इंस्टाग्राम पे मेरे, कि राइट। यार दीप्तांशु तिवारी सिंगर में, उसमें होता है ना पोस्ट डालते हैं हाँ जब। मैंने देखा वाला। मैं भाई मैं ऐसे मेरा फट गया कि अरे यार,
हो गया अपना, राइट। मतलब बॉलीवुड तो नहीं कहूंगा, बट इन इन अ वे बॉलीवुड ही है, क्योंकि उस फिल्म में ऋतुराज वानखेड़े जी फिल्म इंडस्ट्री हैं। हम बोल सकते हैं उसको। हाँ, तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, उसमें मैंने प्लेबैक का डेब्यू हो गया यार मेरा, मैं गा दिया। और ऋतुराज वानखेड़े उसमें एक्टर है, जो, और वो फिल्म अमेजोन प्राइम पे आ गई, मैं दोस्तों को भेज दिया, मेरे पापा को भेजा, तो मेरे मुझे मतलब मेरे म्यूजिकल जर्नी में मैं आई थिंक मम्मी का तो सपोर्ट रहा है, बट मेरे पापा का मुझे ऐसा लगता है ना कि यार मुझे म्यूजिक जो मिला है ना वो उनसे ही मिला है, क्योंकि वो अपने कॉलेज के दिनों में वो म्यूजिक के इतने मतलब रसिक आदमी थे ना। हम्म। मतलब वो अपने गाड़ी जब उन वो चलाते थे, या घर पे भी बैठे हैं, या कभी भी, तो वो हमेशा गुलाम अली जी, हाँ। हरिहरन जी, अनूप जलोटा जी, गजल, तो मैं मुझे इसे लगता है कि मतलब मेरा ना जो इनिशियल जो शुरुआती दौर है ना, वो हम्म। होता है ना कि आदमी पहले जो सुनेगा तो हमारा वो इन्वायरमेंट समझेगा, ऐसा फिर, बना। हाँ, तो मेरा जो इनिशियल जो लिसनिंग जो हुआ है ना, वो हम्म। बहुत क्लासिक। मतलब सबकॉन्शियस वे में वो इतने अच्छे तरीके से फीड इन हुआ है। मेरे पापा जो सुनते थे मैं वो डेफिनेटली बचपन में वही सुनूंगा। राइट। मेरा बड़ा भाई है, मतलब मेरी बड़ी बुआ का लड़का, तो वो वो बहुत अच्छा म्यूजिक बचपन में, मतलब उसको वही था मेरे परिवार में शुरू करने वाला। तो राइट। उसने मुझे मतलब फैमिली गैदरिंग्स में मुझे पुश करता था कि अरे इतने लोग हैं, चलो चलो गोलू का, मेरे घर का नाम गोलू है, राइट। तो ये गाएगा, ये अच्छा गाता है, गाएगा। तो मैं क्लास 6 7 में था। अब क्या होता है सिंगर्स में, खास करके लड़कों में, वॉइस चेंज होती है। हाँ। एक। आपकी आवाज पहले हाँ। लड़कियों पतली होती है, लड़कों की आवाज, फिर एकदम फिर से। वो बेस आती है उसमें और राइट। मेच्योर होके वो। तो हम्म। मेरा वो फेज मैं क्लास 7 8 के समय पे उस फेज फेस। से गुजर रहा राइट। था। हाँ, तो आवाज पतली थी, फट रही थी आवाज। बट उस टाइम पे भी वो मुझे वो कहता था कि देख इसकी आवाज, मतलब वो कहता था मम्मी पापा को, अपने घर के रिलेटिव्स को, कि इसकी आवाज चेंज हो रही है, लेकिन ये देखो ये गाएगा। तो ये मैं सोनू निगम की सोनू सोनू जी की एक गाना आया था, सोनियो राज फिल्म का। राइट। हाँ, तो वो गाना उसने ट्रैक बनाया, वो प्रोडक्शन शुरू सीखना शुरू किया था उसने, तो उसने ट्रैक बनाया। उसने बोला कि ये इस पे गोल मतलब ये गाएगा। तो मैं रिकॉर्ड करके, वो मेरा पहला मतलब एक रिकॉर्डिंग है क्लास अनऑफिशियल 6 सॉन्ग। 8 में 7 में, एकदम एमेच्योर बचपने में जैसे फन करते हैं। तो भाई ने ट्रैक बना दिया, मैं गा दिया, और फिर उसका हम लोगों को सुना रहे हैं, ये कर रहे हैं, खुद सुन के लगता है कि यार क्या कुछ। कर दिया है, खुद ही मतलब अपने आप को एक बोस्टिंग वाली फील आती है। अभी सुनता हूं तो अभी मतलब ऐसा लगता है अभी वो इनोसेंस लगता है उसमें, पता है कि यार वो बहुत इनोसेंट है वो, कि वो सीखने सिखाने से बहुत पहले का, जो बस अच्छा लग रहा है किसी काम को इसलिए कर रहे हैं, राइट। उस चीज वो फील था उसमें वो, एकदम क्लास 6 7 की बात है। तो मेरे पापा की वजह से ही मैं, मुझे ऐसा लगता है ना कि यार पापा और मेरे भाई की वजह से वो इनिशियल जो लिसनिंग हुई ना, अच्छी लिसनिंग, नुसरत साहब मेरे पापा, मतलब अब तो वो नहीं रहे मतलब दुनिया में, लेकिन मतलब कमाल, इतना अच्छा उनका म्यूजिक का टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत ही ज्यादा अच्छा। अब मुझे लगता है कि यार मैं कितना अच्छा चीज सुना हूँ, बहुत अच्छा चीज सुना हूँ, सुना के मतलब मैं ये कहता सोचता हूँ कि यार उनका जो, अब मैं सोचता हूँ उनके बारे में तो मुझे लगता है कि यार म्यूजिकली मुझे बहुत कुछ वो दे के गए हैं, बहुत कुछ। आई थिंक जो स्टार्टिंग से हमारे सराउंडिंग्स होते हैं या फिर जिस माहौल में हम पले बड़े होते हैं उसका काफी इम्पैक्ट हम्म, पड़ता है, राइट। बहुत जैसे ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो। ग्रोइंग अप ईयर्स में तो बहुत ही ज्यादा, मतलब एकदम बचपने का अगर मैं बोलूँ तो यार बहुत ज्यादा वो, उसका एक मतलब लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट आपके ना, आपके ब्रेन पे, आपके मन में वो चीज रह जाती है। तो आज भी मैं मतलब उन्हीं आर्टिस्ट को और उसी उन्हीं गानों को सुनता हूँ जो मैं बचपन में सुना करता था। मतलब आप सोचो ना, क्लास 5 6 का लड़का तेरी दीवानी सुन रहा है, मेरे पापा तबला बहुत अच्छा बजाते थे, तो वो तबला, तो मैं भी तबला उसके बाद क्लास 7 8 क्या 6 7 में मतलब मैं भी सीखना शुरू किया था तबला, कोलकाता में जब मैं था पढ़ाई कर रहा था, तो तबला सीखना है तो मैं सीख रहा था। तो तो वैसे ही है यार, सब घूम फिरा के कुल जमा बात इतनी कि मैं अब बम्बई में हूँ, और मतलब अब काम करना शुरू कर दिया हूँ, फिर वही कंपोजर्स का सिलसिला चालू हो गया। मैं लोगों से मिलने लगा, जावेद अली जी से के मराठी वर्जन जो गाना था उसका हिंदी डब कर दिया। फिर 1 साल और बीता, फिर लगा, फिर वो मैं लोगों को अप्रोच तो मैं करता ही था। फिर करते 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 एक बंदे से मैं मिला फेसबुक पे,
उसका मैंने देखा कि वो शायद रहमान सर के जो क्या केएम स्कूल है ना उनका, रहमान, ए आर रहमान सर का, तो उस स्कूल से वो पढ़ाई किया है और पियानिस्ट है, म्यूजिक प्रोडक्शन करता है। उसका प्रोफाइल मैंने देखा तो काफी म्यूजिक उसने कर रखा था फिल्मों में, और राइट। मतलब गाने किया है, साउथ की फिल्म किए हैं उसने, टीवी सीरीज किए, तो मुझे लगा कि चलो इससे कनेक्ट करते हैं। मैंने फेसबुक पे उसको मैसेज कर दिया कि यार मैं एक सिंगर हूँ और गाना गाता हूँ अब, और मेरे पास अब तो इंडस्ट्री का एक रिलीज काम भी आ गया था, जी म्यूजिक वाला। हाँ तो जी। मैंने जयंती का वो गाना उसको भेज दिया, और कुछ अपने पुराने गाने जो कवर्स मैंने किए थे, क्योंकि जब जयंती के गाने मैं जो उनको भेजा, और बाई ग्रेस ऑफ गॉड अब इस बार क्या हुआ, उसने मेरे गाने सुने, और उसने सामने से मुझे फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज किया कि आई वॉन्ट योर नंबर। ओके। मैं बोला यार सही है, नंबर भेज दिया मैं। 4-5 दिन बाद उसका फिर से सामने से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि यार मैं एक फिल्म पे काम कर रहा हूँ, हम्म। तो उसमें 2 गाने हैं, उसमें भी 2 गाने थे। हाँ जी। तो उसने बोला कि यार 2 गाने हैं और तुम गाओगे क्या? हाँ। अगेन, अब क्या होता है गाने के लिए, और उसने मुझे बोला कि यार यू विल बी पेड फॉर दैट। ओके। मुंबई में मोस्टली स्क्रैचेस के लिए कम ही लोग पे करते हैं कि मतलब दे वोंट पे यू, तो लोग ये कहें कि अगर पसंद आ गया तो देन दैट योर वॉइस विल बी फाइनलाइज फॉर द सॉन्ग, तो हम्म। आपका ही गाना फाइनल हो जाएगा। तो उसने मुझे बोला कि यार पे करेंगे प्रोड्यूसर्स आपको, और आप आके गा दो 2 गाने। मैं गया, मैं गाना गा के आ गया। ये मैं बात कर रहा हूँ 2022 के सितंबर की। और ये मूवी सितंबर तो, हाँ, मूवी ये वाली कौन सी थी? ये मूवी का नाम है ए जिंदगी। आप सर्च करोगे क्या मैं, स्पॉटिफाई, हाँ वो मैंने देखा था, राइट। ए जिंदगी रही। राइट। तो सत्यजीत दुबे एक्टर हैं, रेवती मैम वो एक्टर हैं इसमें, हेमंत खेर, और मतलब बहुत प्लेटून फिल्म की, और बहुत बड़ी, मतलब बड़ी बजट की बड़ी अच्छी फिल्म। तो और बहुत अच्छे, मतलब संजीदा टॉपिक को डील करती है ये फिल्म। फिल्म का जो वो है ना कि थीम जो। ऑर्गन डोनेशन के ऊपर वो फिल्म है, ए जिंदगी। तो बहुत ही अच्छी फिल्म। तो तब मुझे नहीं पता था, तब तो मैं ये मतलब उसने कॉल किया, मैं गया, मैं गा के आ गया। उसने बोला कि आपका अकाउंट डिटेल्स आप मुझे ये कर दो और आपका पेमेंट हो जाएगा। मैं खुश में, अरे सही है, क्रैचेस के पैसे मिल रहे हैं मुझे। एंड दैट वाज अ गुड अमाउंट, मतलब राइट। बिगिनर फेज पे मेरे लिए तो बहुत अच्छा अमाउंट था, मुझे मिल गया। 4 महीने बीते। मैं दिसंबर 25 के आसपास मेरी, मतलब मेरी बुआ का जन्मदिन था, मतलब मेरे घर पे कुछ तो कार्यक्रम चल रहा था। अचानक उसका, उस लड़के का फिर से मुझे मैसेज आया कि यार आपकी, मतलब आपकी आवाज ना प्रोड्यूसर को पसंद आ गई है दोनों गानों के लिए। ओके। तो अब ये दे वांट यू टू फाइनलाइज, मतलब आप दोनों में से कोई, मतलब आप दोनों आके फाइनल कर गा लो, उनमें से कोई एक गाना आपका फाइनल होगा। ओके। मैं बोला यार सही है। वो बोला कि और फाइनल है तो डेफिनेटली यू विल बी पेड फॉर दैट, बट आप एक बार स्टूडियो आ जाओ। राइट। मैं गया, स्टूडियो गया तो डायरेक्टर थे, वो हम्म। म्यूजिक कंपोजर था, द सॉरी मैं आई फॉरगॉट, कंपोजर का नाम है सुरेल, सुरेल इंगाले। ओके। सुरेल इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, अब तो दोस्ती बहुत अच्छी बढ़ गई है हमारी, बट तब तो मैं जस्ट शुरुआत ही किया था उसके साथ। तो मैं उसके स्टूडियो गया, यही मुंबई में एक जगह है विले पार्ले उसका नाम। तो विले पार्ले में उसका स्टूडियो है वहाँ पे। तो मैं वहाँ उसके स्टूडियो पे गया, द कंपोजर वाज सिटिंग। तो उनने, कंपोजर वाज देयर एंड द डायरेक्टर वाज देयर। हम्म। सडनली द डायरेक्टर इज आस्किंग मी, मेरे से पूछ रहे हैं कि दीप्तांशु, आप क्या बंगाल से हो? ओके। ही डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट मी, मतलब मुझे, मेरे बारे में उसको कुछ नहीं पता डायरेक्टर से, है ना। और ना मुझे पता है कि डायरेक्टर कौन हाँ। है, कहाँ से है, कौन से स्टेट से है, मतलब आई डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट हिम। हम्म। मैं मैं उनको ऐसे सरप्राइज होकर देखने वाला, क्यों सर बोलिए तो। हम्म। तो बोला कि आ, पता नहीं आपकी बात करने का लहजा और ये सब चीजें मुझे सुन के ऐसा लग रहा है कि आप बंगाल से हो। तो ओके। बोला हाँ मैं एक्चुअली, मतलब आई एम फ्रॉम बिहार, मतलब माई पेरेंट्स आर फ्रॉम बिहार, मैं, मतलब माई रूट्स आर फ्रॉम बिहार, बट मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बंगाल हूँ। एंड वो डायरेक्टर सडनली बोल रहा है कंपोजर को, सी, देखा, मैं बोल रहा था ये बंगाल से है, तुम बोल रहे थे नहीं नहीं ये तो मुझे कह रहा है मैं मतलब वहां से हूँ, बिहार से हूँ, बट मैं कह रहा हूँ ये बंगाल से है। तो और सडनली वो बोल रहे हैं कि दिप्तांशु, तब तुमको बाउल का तो पता ही होगा ना, बाउल एक फॉर्म ऑफ म्यूजिक है जो बंगाल में बाउल है वहाँ पे, जो लोग मतलब उनका एक अलग तरीके का म्यूजिक है। ओके। अब तो अब जैसे आप, बहुत सा बाउल में बहुत सारे कैटेगरीज है, बहुत सारे तरीके के गाने हैं बाउल में। तो अचानक वो मुझसे कह रहे हैं कि तो तुमको तो बाउल आता होगा।
कोई अच्छा बाउल आता हो अगर ऐसा होगा तो मैं बोला हाँ सर, मुझे मैं सुना हुआ हूँ, तो दो तीन मुझे पता है। कट टू फिल्म का, वो मैं गया, मैं गाना गा दिया, एक गाना मेरा डन हो गया। 3 महीने बाद सडनली मुझे उस कंपोजर ने फिर से मुझे मैसेज किया कि दीप्तांशु, वो गाना एक तो आपके गाने में, एक आपकी आवाज में फाइनलाइज है, राइट। दूसरा जो गाना है वो कैलाश खेर गाएंगे आपके साथ। मैं बोला यार ये क्या हो रहा है, एक गाना जावेद अली जी ने गाया है और उसका हिंदी वर्जन मैं गा रहा हूँ, एक गाना मैं कैलाश जी के साथ गा रहा हूँ, ये कितनी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। राइट। और मुझे मुंबई आए बहुत दिन हुए नहीं थे, मतलब मुझे 2-3 साल, तो मैं अब क्या है, अपने होम टाउन से जो सीख के आया था, एक होता है कि आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स पे भी आते हो ना, कि आपको समझ में राइट। आता है कि प्लेबैक सिंगिंग होती कैसे, तो मैं भी सीख ही रहा था, उस विधा को सीख रहा था, क्या राइट। मतलब माइक फ्रेंडली और हो रहा था, हाँ जी। अपनी चीजों को और समझ रहा था। मतलब अभी मैं उस पॉइंट पे था उस समय पे कि अपने गाने को रिकॉर्ड करने के बाद सुनने के बाद मुझे ही मजा नहीं आ रहा था कि यार यार कुछ तो मिसिंग है, क्योंकि मैं सुन तो रहा था अरिजीत सिंह को ना, राइट। अब इन लोगों को सुन रहा था तो मुझे लग रहा था यार फीलिंग नहीं है यार इसमें, ये टेक्निकल लग रहा है, फीलिंग नहीं है, मजा नहीं आ रहा है, मुझे ही मजा नहीं आ रहा है। और मैं कैलाश जी के साथ इधर गाना गा रहा हूँ, बट ठीक है कोई नहीं, तो लर्निंग प्रोसेस है एज वी, राइट। मतलब ऐसा तो है नहीं कि अब आप मतलब लाइफ में या तो आप पूरा लाइफ वेट करो मास्टरी करने के लिए और लाइफ में एक ही पेंटिंग बनाओ अपने जीवन के अंत पे, राइट। और या तो आप हर बनाते जाओ। आप हाँ। बनाते चले जाओ, आप यू की बेटरिंग योर सेल्फ, एंड वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो मैं तब उस समय पे उस थॉट प्रोसेस पे था कि यार सबसे अल्टीमेट होता है, बाद में मुझे समझ में आया कि आर्ट अल्टीमेट का नाम ही नहीं है, है आर्ट। ना। तो बड़े से बड़ा जो पर्शिया में पर्शियन पेंटर्स, ईरानियन पेंटर्स आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। राइट। तो वो लोग मतलब उनका पेंटिंग इतना एक्यूरेट रहता है कि मतलब जो स्टडी करते हैं उसको पढ़ते हैं वो लोग बोलते हैं कि यार इसमें कोई फ्लॉ नहीं है, हो नहीं सकता। बट इन स्पाइट ऑफ दैट वो पेंटर्स क्या है ना, वो पेंटर्स इसमें कुछ फ्लॉज कर देते हैं, इंटेंशनली कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं पेंटिंग में, जस्ट टू डिनोट कि ये ह्यूमन एरर है, ये ह्यूमन एरर है और हम जानबूझ के इसको कर रहे हैं, गलती इसमें जानबूझ के, क्योंकि परफेक्ट तो सिर्फ गॉड है ना, मतलब उनका ही, द हाँ। हायर पावर इज द, वो परफेक्ट फॉर्म है। इंसानी फॉर्म में हम परफेक्ट किसी चीज में हो ही नहीं सकते, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, आप परफेक्शन अचीव करने की कोशिश करोगे, आप अचीव करोगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं यार ये हुआ नहीं अभी, फिर आप नेक्स्ट कुछ करोगे, तो वो एवर इवॉल्विंग और कंटिन्यूस प्रोसेस। तो मैं कैलाश जी के साथ वो गाना गा के आया, और वो गाने भी आई थिंक स्पॉटिफाई पे हैं, ए जिंदगी, और मेरा जो गाना था उस गाने का नाम है जो ना हो तुम, राइट। स्पॉटिफाई पे मिलेगा आपको, आई थिंक यूट्यूब पे भी मिलेगा। और वो मैं गाया, मैं कैलाश जी के स्टूडियो पे, आई थिंक कैलाश जी से एक बार मिला भी हूँ मैं, उनके स्टूडियो पे, कैलासा स्टूडियो उसका नाम है। तो यही आराम नगर में सात बंगला नाम का एक जगह है, तो वो वहाँ पे बहुत सारी प्रोडक्शन हाउसेस, स्टूडियोज, और वो मुंबई का एक काफी मतलब बिजी एरिया है, राइट। एक्टर्स के लिए भी, म्यूजिशियंस के हाँ लिए भी, जी। सबके लिए काफी सारे स्पेस है वहाँ पे जहाँ पे रिहर्सल वगैरह होती है। तो वहीं पे उनका स्टूडियो, बहुत अच्छा स्टूडियो उन्होंने बनाया है, कैलासा स्टूडियो उसका नाम है, तो वहीं पे मैं गया था रिकॉर्ड करने। तो मैं कैलाश जी से एक बार मिला हूँ वहाँ पे, और फिर वो गाना आया। तो अब वो गाना जब मैं फाइनली, जो फिल्म, और उसके बाद 2-3 महीने बाद फिल्म रिलीज हुई, तो स्क्रीनिंग पे उसने मुझे इनवाइट किया, उस कंपोजर ने, कि यार स्क्रीनिंग है दीप्तांशु, तो आपके साथ कौन कौन आना चाहता है, तो आप अपना नाम लिखवा दो। तो मुझे यार बड़ा ऐसा फील हुआ यार कि मतलब क्या बात है यार, ये तो मैं मतलब कुछ तो मेरे एकदम। लाइफ में मैं जो सोच रहा था ये दूसरी बार हो रहा है ये चीज। तो मैं गया स्क्रीनिंग पे, और स्क्रीनिंग पे गया तो मतलब स्क्रीनिंग पे जब क्या होता है कि फिल्म रिलीज होने से जस्ट पहले हाँ एक जी। प्राइवेट एक वो स्क्रीनिंग करते हैं कि फिल्म की सारी स्टार कास्ट, राइट। सारे लोग जो इन्वॉल्व है फिल्म में, वो लोग आते हैं और फिल्म देखते हाँ हैं। जी। तो मैं जब उस फिल्म को देखा, क्योंकि जयंती फिल्म में के स्क्रीनिंग पे मैं गया नहीं था, तो हम्म। 70 mm की स्क्रीन पे अपना आवाज सुनना कैसा होता है ये मुझे नहीं पता था। राइट। बट ए जिंदगी टाइम पे मतलब ईश्वर की कृपा से मैं ये कहूंगा कि वो एक बड़े स्क्रीन में इतने लोगों के साथ बैठ के और खुद का आवाज सुनना, राइट। वो एक अलग एक्सपीरियंस था। वो मतलब अभी तक मेरे लाइफ में वो एक दो शायद 3 बार हुआ है वो चीज, जिसे भी अभी मैं काम किया हूँ फिल्म हॉल में बैठ के मैं 3 ही बार सुन पाया हूँ अपनी आवाज किसी फिल्म में। वो पहला था ए जिंदगी, और वो बहुत ही मतलब मैं फिल्म देख रहा था और मैं लिटरली रोना शुरू कर दिया था।
कि ये कैसे हो रहा है यार। मैं फिल्म हॉल में बैठा हूँ, मेरा आवाज उस अंदर स्क्रीन पे बज रहा है, इतने सारे लोग बैठे हैं, मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, बात है ये चीज। फिर उस फिल्म के प्रमोशन के लिए मतलब मुझे मेरे काफी सारे रिलेटिव, और मुंबई में तो यार उसकी इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगी थी ना, मतलब मैं, हाँ जी। और होर्डिंग्स मतलब बड़ी बड़ी, और बॉम्बे के सबसे बड़ी और पॉश एरियाज में लगी थी उसके होर्डिंग्स। और लकीली मेरी मतलब मेरी बड़ी बुआ का लड़का, उनकी बात है, मेरी भाभी, हम्म। उनके उनका, मतलब मेरा भतीजा, ये लोग सब आए हुए थे बम्बई। हाँ जी। तो उनके साथ मैं जा रहा था, और मैं उनको लिटरली, मैं और उस बड़े पोस्टर पे, अब सिंगर्स का तो पोस्टर पे नाम नहीं आता, बट हाँ जी। उसमें उस फिल्म में 4 सिंगर्स थे। उनमें से मतलब पहला था कैलाश खेर, उसके बाद था श्रुति पाठक, उसके बाद मेरा नाम था, उसके बाद और एक मतलब एक और हाँ सिंगर थे, उनका नाम। तो दीप्तांशु तिवारी, और उतने बड़े पोस्टर पे, तो मैं उनको दिखाया, देखो मेरा नाम इस पोस्टर पे। और वो मतलब मैं उनको जा रहा था शायद कहीं लेके कहीं घुमाने, हाँ जी। और वो लोग, मैं देखा और मैं भी चौंक गया कि यार जिंदगी का इतना बड़ा पोस्टर है यहाँ पे। और हम्म। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ उसको कि यार लोखंड वाला सर्कल बॉम्बे की बहुत राइट। मतलब बड़ी एरिया जगह है, मतलब फिल्म कम्युनिटी वाली हम्म। एरिया है पूरी। लोखंड वाला सर्कल पे ऊपर बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, और वहां पे मल्टीपल पोस्टर्स लगे हैं, मैं अपना नाम देख रहा हूँ। और मैं पहली बार देख भी रहा हूँ पोस्टर, और बाकी मैं जब देखा तो मुझे लगा कि यार ये तो फिल्म में गाया हूँ और मेरा नाम है। तो मैं अपने भाई को, देखो देखो मेरा नाम उस पे। तो वो एक अलग फीलिंग थी। तो मुझे लगा कि यार सही है, मतलब अपना प्लेबैक वाला सीन शुरू हो गया अपना, मतलब राइट। मतलब मैं आ, शुरुआती जो थी, ये दो एक्सपीरियंसेस मुझे बहुत याद रहेंगे। आई थिंक बस फर्स्ट स्टेप यही। जो आपका था वो ए जिंदगी के थ्रू ही हुआ, जो आपका मेन हाँ अपने आप को बिग थिएटर में। हाँ हाँ, थिएटर में बैठ के सुनना वो ए जिंदगी में हुआ। ए राइट। जिंदगी में, क्योंकि कोलकाता में मैं जब अपने पेरेंट्स को बताया, तो वो लोग भी बहुत खुश हुए। वहां पे लगी हुई थी फिल्म, तो वो लोग वहां पे गए थे फिल्म देखने। फिल्म के प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, प्लेटून वन वन फिल्म करके एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वो लोग फिल्म प्रोड्यूस भी करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे उनने फिल्म बनाई है। तो उनकी पहली फिल्म थी योर्स ट्रूली करके, उस फिल्म का नाम है योर्स ट्रूली। पहली फिल्म नहीं थी, मतलब उन्होंने ये फिल्म भी बनाई है। उसमें सोनी राजदान थी, उसमें अहाना कुमरा थी, उसमें फिर पंकज देखिए त्रिपाठी जी थे। योर्स हाँ, टू। पंकज त्रिपाठी जी भी थे। तो वो फिल्म थी पहली फिल्म। और कट टू, मैं ये फिल्म में गाना गा लिया। और फाइनली जिस दिन मैं उनसे चेक लेने और उनके प्रोडक्शन ऑफिस में गया था अपने साइन करने के लिए, तब मुझे पता चल रहा है कि इस फिल्म का प्रोडक्शन हाउस जो है वो प्लेटून वन फिल्म है। ओके। तो मुझे लगा कि यार ये तो मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार, क्योंकि इतने साल से तो मैं इस सारी चीजों को दूर से देख रहा था राइट। कि ऐसा होता है, ये प्रोडक्शन हाउस है, ये है, फिल्म बन रही है। अब मैं उसका हिस्सा हूँ, उस चीज का पार्ट हूँ। तो मुझे अब ऐसा लग रहा था कि यार ये तो एकदम ऐसे, मतलब एकदम आमना सामना है, मतलब मैं एकदम आ गया हूँ उस जगह पे। राइट। तो मतलब वो एक, मतलब कब, एक बार के लिए तो मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि यार क्या सच में ये यही होता है क्या, यही है प्रोसेस। कि मुझे वो चीज मतलब ग्रास्प करने में, रियलाइज करने में थोड़ा समय लग रहा था कि यही है प्रोसेस क्या, कि या इससे ज्यादा, इससे बड़ा भी कुछ ऐसा चीज होने वाला है या होता है, जो मुझे राइट। ऐसा लग रहा था कि यार शायद ये नहीं है वो चीज, अभी और कुछ होगा, वो होगा कि वो। बट धीरे धीरे अब मैं भी उसको अब समझ रहा हूँ कि नहीं, एक्चुअली यही होता है प्रोसेस। और अब कुछ, कोई रॉकेट साइंस छोड़ना, ऐसा ही होता है। आपका काम पसंद आता है, आप कुछ, आपको गाने गाते हो, आपका कुछ काम पसंद आता है, कोई कंपोजर आपको बुलाता है, गवाता है, और वो किसी एक फिल्म का पार्ट होता है, और वो फिल्म में बजता है, और उसके बाद वो फिल्म मल्टीपल जगह बजती है वो गाने, और वो गाना अचानक से एक रातों रात हिट होता है। उसके बाद वो सिंगर स्टैब्लिश हो जाता है, उसका करियर कुछ दिनों तक चलता है, टिल द टाइम द नेक्स्ट हिट कम्स, द नेक्स्ट नेक्स्ट सॉन्ग कम्स। तो वो यही है प्रोसेस। तो मतलब मैं, आई आई हैव बीन लकी टिल नाउ। और उसके बाद मैं मतलब अभी तक का मैं देखूं तो मैं मतलब बहुत ही, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल कि मतलब सच में मैं कहूंगा कि ईश्वर की कृपा, मम्मी पापा की, और माय इंटायर फैमिली हैज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव। मतलब मैं हर अपॉर्चुनिटी को बहुत ग्रेविटी के साथ लिया हूँ अभी तक, कि यार हर चीज को बहुत सीरियसली लेना। मैं कह रहा हूँ ना कि यार मुंबई वही जगह है, मतलब मेरा अप्रोच तो वही है कि हर चीज को आप बहुत सीरियसली और बहुत ही ग्रेविटी के साथ लो, और हर चीज में अपॉर्चुनिटी खोजो। राइट। तो
मतलब मेरे लिए दैट हैज वर्क टिल नाउ। कोई भी आज तक मैं किसी भी इंसान से कोई भी मुलाकात, चाहे वो मतलब कोई भी हो, फिल्म से जुड़ा हुआ कोई भी आदमी हो या इन जनरल कोई भी इंसान हो, मैं हर इंसान को बहुत सीरियसली ही लेता हूँ। कोई को बहुत मतलब उसमें नहीं लेता कि यार अरे ये तो ऐसा है, इसको कौन पूछता है, इससे मेरा वो अप्रोच ही नहीं है। आई थिंक आपकी पूरी जर्नी जो आपने बताई, जो सबसे हम्म। अच्छी चीज मेरे को लगी कि आपकी आपके अंदर एक काइंडनेस है, या फिर उसको कैसे डिफाइन, एम्पैथी बोल सकते हैं, राइट। और या मे साथ भी, में हाँ। एक डेडिकेशन भी, कि हर दिन उठना, मैसेज करना, हाँ एग्जैक्टली अपना, और लाइक। मतलब वही है ना कि यार अब आप मैसेज करना और वो सारी चीजें, तो क्या होता है कि आप अब जैसे कोलकाता, मैं जहाँ से सीख के आया, वो है फैक्ट्री जहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, वो वर्कशॉप है बेसिकली। राइट। वहां पे तानपुरा या हारमोनियम या कोई भी तबला इंस्ट्रूमेंट वो बनता है, वो उसको बेचने के लिए एक बड़ा मार्केट चाहिए। वो वो। बड़ा मार्केट है, मतलब मेरे लिए तो मुंबई था, मैं मुंबई आ गया। अब यहाँ पे उस चीज को मिल के लोगों तक अपना शोरूम खोल के, और वहां पे बैठो, वहां पे ग्राहक आएंगे, वहां पे लोग आएंगे, आप अपनी चीजें बताओगे, तब उनको अच्छा लगे कि हाँ इसमें कुछ बात है, इसको खरीदते हैं, राइट। है ना। तो वही है कि आपको फिर अपनी प्राइसिंग भी उस हिसाब से रखनी पड़ती है। अब हम्म। आपका कोई, आप जब कोई एक प्रोडक्ट दे रहे हो, आप मार्केट में हो नए नए, तो किसी भी, अगर आप रेस्टोरेंट भी देखो, कोई रेस्टोरेंट नया खुलता है, कोई होटल खुलता है, वो अभी उस एरिया में नया नया खुला है, हम्म। उसको पता है कि उस एरिया में खाने का एक प्लेट का दाम, या कोई एक वेज थाली, अगर कोई अ, आसपास में 5 रेस्टोरेंट, तो वो 200 कर, वो पहले स्टडी करेगा, वो नया राइट। वाला बंदा, पूरी मार्केट को। वो स्टडी करेगा कि 200 करके बेच रहे हैं। तो वो उसको पता है कि यार अगर मैं 200 करके बेचूंगा और मैं नया हूँ, तो कोई नहीं लेगा। लोग मुझे क्यों प्रेफर करेंगे। राइट। भले ही मेरा काम बहुत अच्छा है, बट हम्म। स्टिल मुझे तो अभी तक लोगों तक पहुंचना है ना, मुझे चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे तक पहुंचे। हम्म। तो वो क्या करेगा, वो 100 रुपए में प्लेट कर देगा और 1+1 फ्री कर देगा। बोला कोई नहीं, 6 महीने साल भर मैं लोगों को पहले वो करने देता हूँ, लोगों को अपनी आदत डलवाता हूँ कि लोग, क्योंकि उस आदमी को ये पता है कि यार कॉन्फिडेंस है उस दुकानदार में, कि मुझे पता है कि मैं आज नहीं तो कल, क्योंकि मेरा काम तो अच्छा है, मैं खाना तो अच्छा बनाता हूँ, बस ये है कि लोग मुझ तक पहुंच जाए। राइट। और इनिशियली मैं प्राइसिंग उस हिसाब से रखूँ। तो वो ये सारी वो तरीके हैं जो अभी तक मैं अप्लाई करते आया हूँ, कि प्राइसिंग को उस हिसाब से रखूँ कि यार कोई जा ना पाए, राइट। और एक बार जो आ जाए उसको ऐसा लत लग जाए कि लोगों के लिए कि यार यही अच्छा है यार, ये तो अच्छा लग रहा है यार, क्यों मैं इस प्राइस में, तो मतलब इस प्राइस में, और ये एक्चुअली भी अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा हो। और उसके बाद फिर आप उसको कोई भी मौका नहीं दो कि वो आपको ना चूज करे उस फिल्म के लिए या उस प्रोजेक्ट के लिए। राइट। तो दैट्स इट। तो वही दैट हैज वर्क फॉर मी, कि तो ये सारी चीजें जो कि आप जब प्रोफेशनल बनते हो ना, और आप करते 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 करते, तो मेरा प्रोसेस ऐसा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि यार इनिशियली अभी आए हैं मुंबई, काम नहीं है, कोई काम आ रहा है तो पहले ही पूछ लेंगे कि यार कितने पैसे के, व्हाट इज द बजट। वो लोग बोला कि यार ऐसा ऐसा है, बोले नहीं नहीं नहीं, इतना मेरे लिए टू लो फॉर मी। हम्म। तो मतलब बात वही है ना कि यार आप वो अपॉर्चुनिटीज खो रहे हो। नंबर वन तो वो अपॉर्चुनिटीज खो रहे हो कि आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, आपको मौका नहीं मिल रहा है स्टूडियो में जाके, आप गा नहीं पा रहे हो। राइट। दूसरा, आप अगर वो काम कर लेते, कम बजट में ही कर लेते, तो आपके पास एक काम आ जाता जो कि आप लोगों को भेज सकते थे कि माई लेटेस्ट वर्क, है ना। और बम्बई में तो एक कहावत है कि अ पर्सन एन आर्टिस्ट इज एज गुड एज हिज लास्ट रिलीज, यू आर एज गुड एज योर लास्ट रिलीज। कि आपका फिल्म, आखिरी फिल्म कौन सा चला था, आपका आखिरी गाना कौन सा चला था, तो आप उतने ही अच्छे हो जितना आपका लास्ट काम है। अगर लास्ट काम आपका फ्लॉप हुआ, तो धीरे धीरे आपका मार्केट वैल्यू कम होने लगता है। राइट। समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें मैं अब रह रह के यहाँ पे सीख रहा हूँ। मुझे ये सब चीजें कहाँ, इनिशियली तो कुछ पता नहीं रहती ना, फिर करते करते आप सीखते हो, समझते हो, करते 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 तब आपको ये उस जगह की का जो कानून है, उस जगह किस तरीके से चलती, लॉ ऑफ द लैंड जिसे कहते हैं, राइट। यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट पार्ट, एंड दैट्स हाउ यू मूव फॉरवर्ड। फिर आपको लगता है कि नहीं, अब आप ऊपर नीचे करना है, बट मतलब मैं अपने स्टडी पेस पे चल रहा हूँ। और मतलब अपने हिसाब से, मतलब टीवी सीरीज हो गया, वेब सीरीज हो गया, धीरे धीरे करके फिर मैं टीवी एड्स में चला गया।
तो एड्स, अब फिल्म के साथ मेरे मेरे पास एड्स के ऑफर्स आने लगे। हम्म। एड्स में भी वैसा ही हुआ। कंपोजर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंपोजर्स हैं। उनमें से एक का तो मैं नाम लूंगा ऑन रिकॉर्ड, भरत एंड हितार। दो डुओ हैं, वेरी मतलब सीनियर कंपोजर्स, और बहुत साल से वो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। दे आर डूइंग वेरी गुड वर्क, दे हैव डन गुड वर्क। तो सोनू की टीटू की कोई एक फिल्म आई थी ना ऐसे, सोनू की टीटू सोनू की की करके, टीटू की, हाँ। हाँ कुछ, सोनू। उसका गाना उनने किया था। और मतलब वो बहुत अच्छा मतलब काम कर रहे हैं वो लोग काफी सालों से। तो उनका मुझे प्रोफाइल कहीं से मिला, तो मैंने उनको मैसेज किया कि दादा मैं गाता हूँ, और ये मेरा लेटेस्ट काम ये दोनों आ गया। तो हम्म। बम्बई में मैं ये चीज देखा कि जब तक मैं कवर भेजता था ना लोगों को हाँ। अपने डेमो के लिए, तब तक लोग उतना ज्यादा वो नहीं, उनको लगता था कि यार ये अभी पका नहीं है, बम्बई में इसने काम नहीं किया, इसका मतलब इसको बम्बई का वर्क कल्चर पता नहीं है, तभी तो ये वो काम नहीं भेज रहा है। जैसे ही मैं लोगों को ये भेजने लगा ना कि मैं ये काम कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो वो लोग थोड़ा सा सीरियसली लेने लगते हैं कि उनको लगता है कि ये बम्बई में है तभी काम कर चुका है, इसका मतलब इसको मुंबई का वर्क कल्चर थोड़ा समझ है, होगा इसको। ये अनसेड वे में लोगों को पता चल जाता हम्म। है। तो मतलब मैंने भी फेसबुक पे उनका प्रोफाइल देखा, वहां से मैंने उनको मैसेज कर दिया कि ऐसा ऐसा है दादा, मैं गाना गाता हूँ, ये मेरा लेटेस्ट रिलीज है, और कुछ अपने पुराने गाने भेज दिया। तो उनको लगा कि यार ठीक है। अचानक उनका एक दिन कॉल आया मुझे, मैंने अपना नंबर भी डाल दिया कि ये मेरा नंबर है। उनका कॉल आया कि यार रितांशु ऐसा ऐसा है, एक एड के लिए है, तो तू करेगा क्या? मैं बोला हाँ मैं करूंगा। और मैं इस प्रोसेस में ये भी ये कहूंगा कि सिंगर्स के लिए ना, आज की डेट पे खुद को रिकॉर्ड करने आ पाना, हम्म। ये एक बहुत प्लस, बहुत बड़ा प्लस। आपके पास अगर खुद का सेटअप होना, साउंड कार्ड, एक डिसेंट माइक, एक डिसेंट साउंड कार्ड, और एक लैपटॉप, और एक हेडफोन, तो हम्म। मतलब आप काफी सारा काम ऐसा है जो कि आप मतलब घर पे बैठ के अपने सेटअप से करके भेज सकते हो। और वो एड एड सीन में ना वो काफी काम, एड वर्ल्ड में ना, यहाँ पे जो एड्स बनाते हैं, बहुत सारे कंपोजर्स को लगता है कि यार उस सिंगर को, क्योंकि एड्स में कैसा होता है कि जो ब्रांड होती है, जो एजेंसी होती है, और कंपोजर होता है, तो अब ब्रांड ने अपना एड बना दिया, उन एक ब्रांड ने एक एजेंसी को हायर कर लिया, अब एजेंसी कंपोजर को हायर करेगा। राइट। अब कंपोजर खोजेगा कि हमको इसमें एक सिंगर चाहिए, ऐसा ऐसा गाना है, इसको हमको ऐसा गवाना है। तो अब कंपोजर को इनिशियली तो श्योर नहीं है ना कंपोजर कि ये आपकी आवाज में कैसा लगेगा। तो वो राइट। क्या कहेगा कि यार ये गाना है, मैं तुझे ट्रैक भेज दे रहा हूँ, मेल कर दे रहा हूँ, तू इस पे एक बार गा के भेज दे, मैं एक बार फॉरवर्ड कर देता हूँ, एक बार एजेंसी को सुना देता हूँ कैसा कर वर्क कर रहा है, डायरेक्टर को अच्छा लग रहा है कि नहीं। और अगर फाइनलाइज हो गया तो तू आके फाइनल डब कर दो। राइट। तो वो जो इनिशियल जो वो लोग डमी गवाते हैं ना आपसे, तो उसलिए आपको अपना सेटअप आपके पास होना चाहिए, अगर होता है तो बहुत अच्छा है। तो कंपोजर्स को लगता है कि यार अपने स्टूडियो पे बुलाऊंगा, एक अपना टाइम डेडिकेट करूंगा, अच्छा नहीं लगा तो फिर वो टाइम वेस्ट हो गया। राइट। तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, एक सेटअप एक्सपेक्ट करते हैं कि आज के समय पे एक सिंगर के पास खुद का सेटअप होना चाहिए जो खुद को रिकॉर्ड कर पाए। तो दैट आई थिंक, मतलब इस इंटरव्यू से मैं ये जरूर कहूंगा कि लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। अपना इनिशियली अपने काम को अच्छे से सीख के आइए, मुंबई अगर आ रहे हैं तो आप। अब तो खैर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट वाला सीन हो गया, बट स्टिल मैं मुझे ये लगता है कि यार आप इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो, कुछ भी हो, हम्म। आप निर्भर हो या आप आत्मनिर्भर हो, जो भी हो, आत्मनिर्भर आ गया, तो आप निर्भर हो या आत्मनिर्भर हो, लेकिन आपको ये जरूर होना चाहिए कि आप अपना काम सीख के आइए। राइट। अव्वल तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो कर रहे हो, आप जो काम को कर रहे हो उसको एक बेसिक मास्टरी उस पर करके आइए। दूसरा कि आप उस काम को करने के लिए जो जो चीजें चाहिए, जैसे म्यूजिक में मुझे प्रोडक्शन की जरूरत थी और रिकॉर्ड की करने की जरूरत थी, रिकॉर्ड तो बेसिक था, तो मैं खुद को रिकॉर्ड करना चाहता था, मेरे पास सेटअप था, और मैं अपना काम सीख के आया था। तो ये दो चीजें, और थोड़ी सी लोगों से कनेक्ट करने की और बातचीत करने का तरीका, तो ये तीन चीजें अगर आपके पास होना, तो आई थिंक मतलब मोर और लेस कोई भी मतलब यहाँ पे सरवाइव कर सकता है, अगर ये तीन चीज एज अ सिंगर, एज अ म्यूजिशियन इस इंडस्ट्री में। तो आई थिंक सिंगर्स के लिए तो खास करके ये तीन चीज होना, तो आई थिंक इसका मतलब उसको प्रॉब्लम नहीं है, ये तीन चीज अगर उसका एक वो है, मतलब है उसके पास, गो टू मंत्र। गो टू मंत्र है। राइट, तो मैं ऐड करने लगा, और फिर वही है, उनको मैं उनने बोला कि यार सुल्तानशु तेरे पास सेटअप है क्या? मैं बोला हाँ मैं है मेरे पास सेटअप। मैं बोला, उनने बोला मैं ट्रैक भेज देता हूँ, तू गा के भेज दे। मैं बोला ठीक है, गा के भेज दूंगा। तो उनने बोला कि यार ये जो गाना है ना, ये थोड़ा निखिल डिसूजा की आवाज में चाहिए। ओके।
निखिल डिसूजा एक सिंगर है। राइट। तो निखिल डिसूजा आई थिंक उनने वो गाया था ना, शाम भी कोई जैसे है नदी। हाँ। हाँ उनका ही गाया हुआ, राइट। तो उनने गाया वो। आई एम नॉट श्योर, शायद उनने गाया है कि नहीं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उनने गाया है। क्या मेरे को अगर मैं गलत हूँ। दैट वाज उनने मोस्ट गाया क्या? राइट। मेरे को एकदम श्योर हाँ नहीं, आई थिंक उन्हीं का था। हाँ, मुझे भी ये लग रहा है। अगर मैं नहीं गाया तो सो सॉरी, जो सुन रहे हैं उनको, मतलब मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। क्योंकि यार वही है ना कि हम कलाकार हैं। एक हम्म। को आर्टिस्ट के लिए अगर मैं उसका सही से क्रेडिट नहीं दे पा रहा हूँ, तो राइट। उसके हिस्से का वो क्रेडिट नहीं मिल रहा है ना। तो मतलब वर्बली मुझे सही बोलना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं अभी अभी माफी मांग रहा हूँ। बट जहां तक मुझे लग रहा है निखिल डिसूजा नहीं गाया है वो गाना, शाम भी कोई जैसे। तो उन्होंने बोला कि वैसा टाइप का तो वॉइस टेक्सचर बना के। और मैं बचपन से ना, मैं मतलब थोड़ा सा शरारत, थोड़ा नहीं काफी शरारती रहा हूँ। तो अलग अलग आवाजें कॉपी करना, राहत साहब की आवाज को कॉपी करना, कभी थोड़ा कैलाश खेर की आवाज को कॉपी करना, कभी किसी को कॉपी करना, तो मेरा वो बचपन से एक नैग रहा है। मैं वॉइसेस के साथ खेलता हूँ हमेशा। तो उनने बोला कि ये कर दे, मैं करके भेजा। उनने बोला कि यार मतलब फाइनलाइज तो तेरी आवाज में नहीं हुआ, लेकिन तेरी आवाज में अच्छा लग रहा है, मतलब लग रहा है कि निखिल डिसूजा वाली जोन का है तेरा आवाज। हम्म। तो मैं बोला ठीक है कोई नहीं। मैं बोला दादा कुछ और भी होगा तो प्लीज डू लेट मी। हाँ। उन्होंने बोला ओके। एक हफ्ते बाद फिर से कॉल आएगी रितांश कि एक रॉ वोकल्स चाहिए अपने को, मतलब ऐसा कोई पंजाबी फोक सिंगर जैसे गाए, हाँ। कि एक पंजाबी फोक सिंगर जैसा गाता है। तो हाँ। वैसा टाइप का अपने को चाहिए। तो मैं बोला ठीक है गा के भेज दूंगा। उनने ट्रैक भेज दिया मुझे। मैं गाया, गा के भेज दिया, मेरे सेटअप से ही भेजा। वो हम्म। अप्रूव हो गया, उनको पसंद आया, डायरेक्टर को पसंद आया। फाइनली उनने बोला कि यार और दो वर्जन भेज रहा हूँ इसी का। तो वो दोनों वर्जन गा दे। ठीक है। मैं गा के भेज दिया। एक महीने बाद वो एड आया। वो एड था एक मुंबई की एड टीम, एड इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ा एक प्रोडक्शन हाउस, उसका नाम है क्रोम पिक्चर्स। क्रोम पिक्चर्स, हाँ, अक्षय कुमार आई राइट। थिंक। राइट। वो क्रोम पिक्चर्स ने अपने पेज से डाला। उस एड का नाम था, जिस एड वो हुआ उसका नाम था कैच मसाला। अक्षय कुमार कैच वाला। मसाला अक्षय कुमार, और उसमें अक्षय कुमार स्टारिंग। यार ये क्या हो गया? ये मतलब पहला ऐड कर रहा हूँ और पहला ऐड इतना बड़ा ऐड। राइट। ऐड सीन का, और वो मतलब वो आज भी आप उसके वीडियो पे जाके देखोगे ना, तो हम्म। उसका मतलब उसके नीचे लोग अभी बोल रहे हैं कि हु इज द सिंगर, वी वांट द फुल हाँ, सॉन्ग। मैंने देखा वाला। हाँ राइट। देखा ना। तो अब वो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो वो आ गया, कैच मसाला वाला आ गया। तो मैंने फिर कंपोजर को फोन किया, बोला यार दादा थैंक यू सो मच, ये ऐसा 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 है। तो और अब अगेन आई एम टेलिंग यू, मैं उनसे पैसे के लिए नहीं कुछ पूछा था कि राइट। क्या है इसका, कितना पैसा है, कुछ क्या है कुछ नहीं। मैं आई डिड नॉट आस्क अ सिंगल थिंग फ्रॉम देम। काम है आपको करके भेजना है, दैट्स इट। राइट। अब कैसे होगा क्या, वो देखो यार क्या होता है ना, आप मतलब पैसे के लिए आप तब मुंह खोलते हो ना, जब मतलब आप, क्या होता है, खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में। कि जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि मैं पैसे कमाने इस इंडस्ट्री में नहीं आया हूँ। एंड ऐसा भी नहीं है कि मतलब मेरे परिवार में मैं इतना वेल टू डू हूँ कि मैं पैसा नहीं कमाऊं तो नहीं चलेगा। क्योंकि ये प्रोफेशनल हूं मैं, पैसा तो मतलब अल्टीमेटली उसका मिलना चाहिए, बट पैसा मेरे लिए कभी भी कोई चीज का डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हुआ। इसीलिए मैं कभी शुरुआत पैसे से करता ही नहीं हूँ किसी भी काम के लिए, आज तक नहीं किया हूँ। और मे भी इस इंटरव्यू में शायद मैं बोलूँ कि मैं और क्या क्या गाने गाया हूँ इंडस्ट्री में, और कुछ तो स्क्रैचेस इतनी बड़ी बड़ी हिट हो गई हैं कि मतलब मैं क्या बताऊं। कुछ डमी जैसे गाए हूँ गाने। तो बट अगेन वही है कि पैसा हैज नेवर बीन अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर मी, बिकॉज एट राइट नाउ एट दिस पॉइंट इन माई लाइफ, इन माई करियर, मैं यही चाहता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोग, कंपोजर्स और लोगों से कनेक्ट हो जाऊं। पैसा शुड नॉट बी अ फैक्टर की, दैट शुड नॉट बी अ डिसाइडिंग फैक्टर की अगर वो पैसे की वजह से मेरा काम मेरे हाथ से निकल जा रहा है, या पीपल आर थिंकिंग कि नहीं यार ही चार्जिंग टू मच। अभी मैं उस मतलब जगह पे नहीं पहुंचा हूं अपने करियर में कि लोग, मतलब मैं खुद से बोल पाऊं कि आई विल चार्ज दिस। मैं उस जगह पे नहीं पहुंचा। तो डेफिनेटली वो समय आएगा, बट अभी नहीं है वो समय मेरे करियर। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो वो एड आ गया। फिर उनने कुछ दिन बाद फिर बोला कि यार एक और एड है उसी एड का, बट वो बंगाली वर्जन है उसका। ओके। मैं बोला ठीक है गा दूंगा। तो उसी का बंगाली था, मैं गा के भेज दिया। पता चला वो मेरी आवाज में फाइनलाइज हो गया। तो दूसरा ऐड है वो कैच मसाले का बंगाली वर्जन, उसमें अब भूमि पेडनेकर जी है और अक्षय कुमार जी, अक्षय हाँ। कुमार सर। तो ये लोग हैं, बोला यार सही है।
दूसरा ऐड आ गया, इतने बड़े ये, चलो सही, डन। तो दूसरा ये हो गया। फिर कुछ दिन बाद हुआ कि यार एक, और मैं मतलब काफी सारे कंपोजर्स के लिए, डिफरेंट कंपोजर्स के लिए बहुत सारी चीजें गाता रहता था। कुछ बैकग्राउंड स्कोर में कुछ गा दिया, कुछ गुजराती फिल्म में मेरा तो एक्चुअली, मैं अच्छा, अब देखो अभी बातों से दूसरा निकल के आया। मैं, मेरा जो मतलब इंडस्ट्री में पहला डेब्यू था ना, वो एक गुजराती फिल्म के साथ हुआ। ओके, आपने मराठी बताया था हमें। मराठी नहीं, मराठी था। मराठी से एक्चुअली, मराठी तो 2022 में था। मैं राइट। बैकग्राउंड में एक छोटा सा एक क्लासिकल बंदिश 2019 में गाया था। ओके। मैं जब 2000 क्या होता कोलकाता है में जब। हाँ, 18 के बाद मैं मुंबई आना आना थोड़ा थोड़ा शुरू कर ओके। चुका था। तो मैं जब पहली बार आया था, तो एक मेरे फैमिली फ्रेंड, और मतलब मैं उनको अपना म्यूजिकल मेंटर मानता हूँ, उनका नाम है राजीव जे भट्ट। ओके। वेरी ऑनेस्ट म्यूजिशियन, और हम्म। बहुत ही सीनियर म्यूजिशियन है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने इधर, गुजराती फ्रॉम गुजरात। तो कॉमन फैमिली फ्रेंड में थे। तो उनको मैं गया उनसे मिलने, उनका स्टूडियो ही मेरे घर के पास में ही है। तो मैं उनके पास उनसे गया, उनने बहुत ही अच्छा मतलब, एक मतलब होता है ना कि आप उस जगह पे हो कि आप इतने, और उनने मतलब सोनू निगम, अलका याग्निक, अभिजीत भट्टाचार्य, उदित नारायण, ऐसे आर्टिस्ट के साथ उन्होंने अपने जीवन का 25 साल ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने शोज किए। और काफी सीनियर, मतलब काफी, मतलब उनका, मतलब मेरी बातों से आप समझ जाओ कि बहुत ही काफी काम किया उन्होंने। तो और मैं न्यू कमर हूँ, मैं उनके स्टूडियो पे गया, तो वो एक न्यू कमर को अपनी जगह से नहीं समझा रहे थे कि मैं ये हूँ और तुम तो न्यू कमर हो। वो मुझे न्यू कमर के शब्दों में ही समझा रहे थे, वो मेरे लेवल पे उतर के आ चुके थे। तो वो चीज, मतलब बम्बई के लोगों, वो मेरे लिए पहला बम्बई का इंटरेक्शन था, वो आदमी, राजीव सर, राजीव जी। और उनके साथ वो जो पहला इंटरेक्शन था ना, वो मुझे एक फील दिया कि यार मुंबई इज गुड, अच्छा जगह है, मतलब अच्छे लोग हैं यहाँ पे। तो पहला जो इंटरेक्शन होता है ना, आपका अगर पहला प्यार अच्छा हो, तो आपको प्यार का एक नजरिया बदल जाता है ना। पहला नौकरी, पहला गुरु अगर अच्छा हो, तो आपको लगता है कि यार अच्छा है, मजा है। तो पहला अगर अच्छा हो जाए ना, तो आपको एक मजा आता है आपको कि यार, आपकी छवि जो आपके दिमाग में बनती है ना उस चीज के प्रति, वो अच्छी बनती है। राइट। तो वो पहला इंटरेक्शन था मेरा बम्बई के साथ, क्योंकि तो उनने बोला कि, उनने मेरा गाना सुना, बोला कि यार तुम तो बहुत अच्छा तैयार हो, अच्छा अच्छा गाते हो, क्लासिकल सीख के आए हो, अपना काम कर रहे हो, अब कमर्शियल भी करोगे, इंडस्ट्री में गाओगे, धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तुम्हारा काम आगे बढ़ेगा। तो फिर उन्होंने बोला कि यार मेरे पास एक मैं फिल्म कर रहा हूँ, उस फिल्म का नाम है चल जीवी लइए, गुजराती। गुजराती फिल्म थी। तो मैं बोला हाँ ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इसमें एक सीन है जिसमें कि बाप जो है वो क्लासिकल रसिक है, और उनकी वाइफ नहीं है, ओके। और घर पे अकेला रहता है लड़का, उनका एक बेटा है, बट वो ज्यादा काम करता है, आईटी कंपनी में काम करता है, और घर पे ज्यादा समय नहीं देता। हाँ। तो वो आदमी जो है वो बहुत अकेला रहता है, और अपने ग्रामोफोन पे रिकॉर्ड्स लगा के क्लासिकल चीजें सुनता है। तो उस सीन में है कि, तो उन्होंने बोला कि ये सीन है, इसमें कुछ क्लासिकल टाइप का कुछ चाहिए, हाँ। तो तुम गा दोगे क्या? मैं बोला हाँ मैं गा दूंगा। 2 दिन बाद कट्टू, मैं उनके स्टूडियो गया, उन्होंने बोला कि राग यमन में है, तुम एक बंदिश गा दो, अगर तुमको मतलब जो तुमको अच्छा लगे तुम बताओ क्या है। मैं, एक पिया की नजरिया एक बंदिश है, राग यमन में। तो वो उस जगह पे ऐप जा भी रहा था, मैं बोला कि शाम का समय है, और मतलब 7-8 बजे का समय था उस फिल्म के हिसाब से, शाम की 7-8 बजे, और वो जो कैरेक्टर है उसमें, वो वेट कर रहा है, बाप जो है वो वेट कर रहा है बेटे का आने का, और बीवी को मिस कर रहा है, और अकेले अपने धुन में है, सुन रहा है कुछ। मैं बोला ठीक है मैं इसको गाता हूँ। तो पिया की नजरिया जादू भरी, मोह लियो मन प्रेम भरी, वो बंदिश ऐसा है। तो मैं गा दिया उसको। भाई विश्वास नहीं करोगे, मैं ये 2018 दिसंबर की बात है, मैं हाँ। बम्बई आया हुआ था, जनवरी भी था, फरवरी में वो फिल्म रिलीज हुई। मैं हम्म। कोलकाता में था। मैं जहाँ पे रहता हूँ ना, कलकत्ते में, जहाँ पे मेरा घर है, हाँ जी। हमारे घर के ठीक ऑपोजिट फुटपाथ पे एक सिनेमा हॉल है, हम्म। इंदिरा सिनेमा उसका नाम है। तो मैं कलकत्ता में जहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ, हमारे घर के आसपास सिर्फ सिनेमा हॉल्स ही हैं, हाँ। 7-8 सिनेमा हॉल्स हैं। हाँ तो वो जी। 7 बहनें थी, उनके नाम पे वो सिनेमा हॉल्स का नाम पड़ा है। हम्म। उसमें से एक इंदिरा सिनेमा है, मेरे घर की ठीक उल्टा, उल्टे फुट पे है। वहां पे वो फिल्म लगी, चल गुजराती। जीवी लगी, गुजराती फिल्म। हाँ। और वो फिल्म गुजराती इंडस्ट्री की आज तक की जितनी फिल्म बनी है उसमें सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म। ओके। आप सर्च करो चल जीवी लगी, आपको पता चल जाएगा, गूगल पे सर्च कर लो आप। चल जीवनी।
चल जीवी लइए, चलो जी लेते हैं। फिल्म का मतलब ये है कि चल जी लेते हैं, चल चलो जीवी लइए। उसका बैकग्राउंड म्यूजिक राजीव सर ने किया था। हम्म। म्यूजिक उसका दिया था सचिन जिगर सर ने। नाइस। सचिन जिगर। तो आप समझ रहे हो मतलब, यही होता है कि मतलब इस चीज से मुझे ये लगता है कि यार आप, अगर आप ऑनेस्ट हो ना, और आप मन और हर तरीके से चाहते हो कि आप किसी भी तरीके से उससे जुड़ जाए, वो चीज आपके जीवन का हिस्सा बन जाए, तो वो देर सवेरे आप करते करते ना, आपकी एक्शंस, आपका सोच, आपकी हर चीजें अलाइन होते जाती है उसकी उसी पाथ पे। और फिर वो पाथ, मतलब यूनिवर्स ना बाकी सारी चीजों को एक उसी में शुरू कर देता है। देखो अभी मैं बोल रहा हूँ तो मुझे, मेरे मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मैं आज से 6 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 6 साल पहले का दीप्तांशु कैसा था, शुरू कर रहा था सोचना कहाँ से करूंगा, द्वंद था कि मैं करियर में कहाँ जाऊंगा, कैसे होगा आगे बात। तो बहुत सारी चीजें थी मेरे मन में। अभी सोच रहा हूँ पीछे घूम के, तो ये सारी चीजें, अब वो सब वो दिन देख रहा हूँ और आज का समय देख रहा हूँ कि मैं अभी जीवन में थोड़ा सा आगे बढ़ चुका हूँ। अब थोड़ा सा आगे कुछ काम कर लिया है इंडस्ट्री में, कुछ थोड़ा राइट। बहुत कर लिया है। कुछ 5-10 लोग हैं जो लोग जानते हैं, जो लोग उनको ट्रस्ट करते हैं कि हाँ ये गा देगा तो ये गाना हमारा अप्रूव हो जाएगा। तो ये ट्रस्ट बना पाया हूँ मैं अभी तक इंडस्ट्री में। तो मैं मतलब इस चीज को मतलब अपने मतलब ये मेरा अप्रोच है। तो मे दिस अप्रोच हैज वर्क फॉर मी टिल नाउ। आगे का तो मुझे नहीं पता, बट लेट्स सी व्हाट्स इन स्टोर। अब आने वाला जो है समय, उसमें मतलब क्या करूंगा, वही है ना कि मतलब आप ऑनेस्टली आप लगे रहोगे। और हाँ, अगेन मैं ये कहूंगा कि यार अपने क्राफ्ट पे आपको हर दिन बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप जहाँ पे स्टैग्नेंट हो गए, जहाँ पे रुक गए, आपको लगा कि यार अब सीख लिया, आप पैसा कमाना शुरू कर, है ना। तो वो चीज, अब जैसे मैं जब आया था मुंबई, तो एक मैं कुछ आई थिंक जयंती फिल्म में कर चुका था, पहला गाना गा चुका था। उसके बाद मुझे एक मेरे दोस्त ने बोला कि यार एक टी सीरीज जो म्यूजिक बैनर है, लेबल, तो उनका एक कोई गाना है, उसमें कोरस सिंगर्स में आपको वीडियो में बस रहना है, मतलब विजिबल रहना है। उसमें मेन सिंगर है तुलसी कुमार। ओके। तो मैं बोला ठीक है मैं करूंगा। तो हमारे घर के पास में उनका सेट था। उन्होंने बोला कि यार आज ट्यूसडे को है, तो मंगलवार को तुम आ जाना, और वहां पे शूट है पूरे दिन का। वो लोग आई थिंक एक दिन का दे वर पेइंग मी सम अमाउंट। उसमें और 4-5 सिंगर्स मतलब हाँ। म्यूजिशियंस थे मेरे साथ। तो उसका वीडियो का कॉन्सेप्ट था कि एक सिंगर तुलसी जी गाना गा रही है, और उनके साथ देर आर सर्टेन म्यूजिशियंस इन द बैकग्राउंड, एंड दे वर पेइंग मी गुड, एक दिन का अच्छा दे रहे थे एज अ बिगिनर। मैं बोला यार सही है, कर लेंगे। तो वही है ना कि मैं किसी चीज को ना नहीं बोलता था। जो काम है उसको एकदम हाथ जोड़ के कि भाई एवरीथिंग इज वेलकम, राइट। जो मिल रहा है करेंगे। हम लोग वही करने आए थे ना, जो मिल रहा है वो करेंगे अपने। तो वो है नहीं कि बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, कैसे बनाना कि है। आपको हाँ कि यही करना है, फिल्म में ही गाएंगे, नहीं गाएंगे तो नाक कट जाएगा। वो सब कोई बैगेज अपने को वैसा रखना ही था कंधे पे। मैं क्लासिकल सीख के आया हूँ, लेकिन क्लासिकल के बाद अब सर्वाइवल के लिए आपको जो जो करना पड़े आपको सब कराना करना पड़ेगा। तो अच्छा ये है कि आप अपने ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस रखो न शुरुआत से, अपने आप को खुला छोड़ दो। हम्म। आप लकड़ी को देखते हो पानी में कैसे तैरता रहता है, Yeah. कभी इस किनारे गया, कभी उधर गया, कभी नीचे फंस गया, कभी फिर कोई उठा के कहीं फेंक दिया। तो आपको वैसा रहना है। आप बस अपने ऊपर काम करते रहो, और आप अपने आप को फ्री छोड़ दो। कोई बैगेजेस मत रखो अपने सर पे कि संगीत का क्या होगा, मेरे सालों का ट्रेनिंग का क्या होगा, कुछ नहीं। वो सब हो जाता है हमारे देश में। आप, मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक या आर्ट, सर्वाइव आर्ट के थ्रू आप सर्वाइव कर पा रहे हो ना, अपना एक अच्छा जीवन बना पा रहे हो। आई थिंक आर्ट वहीं पे जीत जाता है। राइट। तो आप आर्ट के लिए कुछ नहीं करते हो, आप अपने लिए ही कुछ करते हो। आप आर्ट से कुछ लेते हो, आप म्यूजिक से, कोई सिनेमा से, कोई गीतकार है वो पोएट्री पढ़ के, आर्ट से करके अपना क्राफ्ट बनाया उसने, वो कुछ लिखना शुरू किया। अब उस चीज को एक एस्टैब्लिश करना, अपने करियर बनाना, जीवनी बनाना उसका, और उससे आप हर आपका घर चला लेना, और आप एस्टैब्लिश हो जाओगे ना, वो ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात, एक जीत है वो। सोसाइटी में यही मैसेज जाता है कि चलो मतलब मतलब आप मेहनत करोगे ना तो ये फील्ड भी है, आप एस्टैब्लिश हो जाओगे इसमें। करेक्ट। फिर टैलेंट भी होती है चीजें। मैं मेरे अंदर था वो चीज, तो मैं गाना बचपन से गा रहा था, तब तो डिस्कवर हुआ ना वो चीज हाँ जी। कि हाँ ये गुनगुनाता है। मैं जैसे, हम्म। मेरे पापा तबला बजाते थे, तो मेरे अंदर भी बचपन से था कि मैं कंघी लेके टेबल पे या सोफा बजा रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो सुनने में मतलब लोगों को लगता था कि हाँ इसके अंदर रिदम है, ताल का सेंस है इसके अंदर, राइट। गाने का सेंस है इसके अंदर, थोड़ा सुर है इसके अंदर। स्कूल के कॉम्पिटिशन्स में
हम्म। जब मैं शुरू किया था, तो टीचर्स बोली कि हाँ इसके अंदर सुर है, ये गाता है, अच्छा सुनने में अच्छा लगता है, मतलब सुनने में कोई ये नहीं बोला कि अरे बस बंद करो इसको, बस बोलो बंद ही रहने राइट। को। ऐसा नहीं था। मैं गाता था तो लोग सुनते थे, तो वहीं से समझ में आ जाता है कि सुर है इसके अंदर। ताल घर पे पता चल गया था कि ताल है। तो हम्म। अब वहां से फिर यही है कि फिर आपको और मतलब सीरियस होके अपने उसमें लगना पड़ता है। तो वो करते करते वही है भाई, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। राइट। मतलब अब मैं 2000 सीरियसली तो 2012 से इस फील्ड में हूँ, 11th में, 2011 से कि सीखना और सब शुरू किया 2012। आज 24, 2024 का 12 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। राइट, आई थिंक तो 25 में। 12 साल हो चुके हैं 2025 में, एग्जैक्टली 2025, हाँ। ईयर इन 25 एंड इट्स ऑलरेडी थर्टी 12 ईयर 13 ईयर्स। 13 साल हो चुके हैं मुझे इस इंडस्ट्री में, मतलब इस फील्ड में। फील्ड अब में। करियर बने हुए मेरा 2018 से, और अभी 26 साल हो चुके हैं करियर का। तो दैट्स इट, वही है। करते करते आपके जीवन में टीवी सीरीज सीरीज भी शुरू होने लगी। फिर करते करते पिछले साल मैं दिसंबर में मैं कोलकाता में था, अपने होम टाउन में। हाँ जी। सर्दियों का समय था। अचानक से कंपोजर का फोन आया कि यार एक गाना है एक वेब सीरीज के लिए, तो तू गाएगा क्या? तो वही है ना कि अब कंपोजर आपके साथ इतना फ्री हो जाए, आपका आप राइट। उनको इतना ज्यादा अपना लत लगा दो कि वो एक बार सोचे, कोई कुछ बनाए तो उनको लगे कि यार ये ना आई थिंक उससे गवाना चाहिए, ये अप्रूव हो जाएगा। राइट। तो उसमें क्राफ्ट भी आता है आपका, आपके सब्जेक्ट पे मास्टरी भी आता है, आपकी स्किल्स भी आती है। और फिर उनको ये ट्रस्ट हो जाना कि ये अगर हम इसको थोड़ा ऊपर नीचे करने को बोलेंगे तो ये कर भी लेगा उसकी। राइट। तो वो एवरी वे, मतलब आई वॉज अ बेस्ट फिट। आई एम अ बेस्ट फिट अभी इस सिनेरियो में बहुत सारे कंपोजर्स के लिए, तभी तो वो करवा रहे हैं ना। राइट। तो और इन इन अ वे मैं भी, मेरे मुझे भी लगता है कि यार दैट वे मैं भी उनके गो टू सिंगर्स में हूँ, कि वो लोग ट्रस्ट कर रहे हैं कि कुछ भी होगा कंपोज कर दीपांशु से करवाते हैं ये गाना, ये करवाते इससे ही करवाते हैं। दैट वे, दैट वर्क्स ऑल्सो। तो वो करते करते मैं पिछले साल कोलकाता में था, उनने किया। तो बोल रहे थे कि यार ऐसा ऐसा है एक वेब सीरीज के लिए है, तो वो गाना गाएगा तू? मैं बोला मैं गा दूंगा। उनने गाना भेजा, मैं गाना 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर डब करके कोलकाता से ही भेज दिया। ओके। फिर उसका कुछ लिरिकल चेंजेस था उसमें, फिर उनने भेजा कि यार ऐसा ऐसा है। तो 2024 2 जनवरी को, साल का शुरुआत, मैंने एक गाना गा के शुरू किया वेब सीरीज का। पता चला वो वेब सीरीज सनफ्लावर सोसाइटी 2। राइट। हाँ। सनफ्लावर बहुत, और मुझे बाद में पता चला, मुझे नहीं पता था कि वो इतना हिट सीरीज है। राइट। तो उसके लिए मैंने उसका टाइटल ट्रैक गा दिया। मेरे साथ मेरी एक को सिंगर, अगेन आई हैव टू मेंशन हर, उनका नाम है अमृता तालुकदार। अब ब्रिलियंट ब्रिलियंट सिंगर। आप मतलब आप उनका नाम सर्च करोगे ना यूट्यूब पे, तो आपको पता चलेगा व्हाट शी इज अ डायनामाइट। मैं हर हमेशा बोलता हूँ उसके बारे में, बट शी इज, तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू मतलब सिंग विथ हर इन दैट। तो लीड वोकल्स मेरे थे और फीमेल वोकल्स अमृता की थे। अमृता शी इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, बहुत ही अच्छा, और मतलब सीनियर है, मतलब मुझसे इंडस्ट्री में काफी सीनियर है। शी इज हियर, आई थिंक शी केम टू मुंबई इन 2015 या 16 में वो आती थी। मैं 21 में आया हूँ, तो मेरे से भाई 6 साल सीनियर है वो। मुझे प्रैक्टिकली तो दीदी बोलना चाहिए, बट मैं अमृता ही बोलता हूँ, सीनियर है मेरे से, राइट। उम्र में भी बड़ी है। और मैं, मुझे कुछ भी होता है, प्रॉब्लम होता है टेक्निकली, कहीं मैं फंसता हूँ, तो मैं उसको फोन करता हूँ, पूछता हूँ कि यार कैसे करूँ, मैं कहाँ से उससे कैसे निकलूँ, क्या करूँ। तो मैंने अमेजिंग। और वो गाना आ गया पे Z5 पे, राइट। अगेन अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो वही है कि मतलब काम चालू है, करते करते करते। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सीरीज आई थी, उसका नाम था गंजन गुलाब, यस, नेटफ्लिक्स। राजकुमार राव की, हाँ नेटफ्लिक्स पे। तो उसका एक गाना था जो आप सर्च करोगे, दो राजी उसका गाने का नाम, हम्म। दो राजी। तो दो राजी जो गाना था वो ओरिजिनली गाया कुमार सानू जी ने, हाँ। बट उसका जो फर्स्ट क्रैच था वो मेरी आवाज में। ओके। मतलब मेरी आवाज को सुन के कुमार सानू जी ने, सानूदा ने, वो उनने मेरी आवाज को सुन के वो गाया। तो हम्म। उनका आवाज फाइनलाइज हुआ, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस का अगेन वो था कि हमको बड़ा सिंगर चाहिए, वो सब राइट। वो सारी चीजें, क्योंकि दैट्स द प्रोडक्शन साइड, मतलब ऑफ लुकिंग एट थिंग। हमारा तो आर्ट साइड है ना, हम तो बिजनेस वाला साइड नहीं देखते उतना ज्यादा। बट उनको चाहिए कि दे वांट अ बिग नेम ऑल्सो। हम्म। तो उनने गाया था, अमन पंत द म्यूजिक कंपोजर, नेम ऑफ द म्यूजिक कंपोजर इज अमन पंत। ही कॉल्ड मी फॉर दैट सॉन्ग। तो मैं गा के आया। तो वही है यार, ऐसे मतलब प्रीटी मच हम्म। आपका ऊपर नीचे ऐसे, और वो प्रोसेस है वो,
एक जर्नी है, यात्रा है। वो yes. चलते चला जाएगा, वो आप करते चले जाओ। और अब आप देखो ना, आप जब पहला पॉडकास्ट किया था, अभी यू सेड यू हैव डन 99, आई थिंक आई एम द This is 99th the वन। 100th one. अच्छा, आई एम द 100th वन, You're the बताओ आप। 100th तो one. बस सेंचुरी हो गया आपका, Right. बैट उठा लो आप। तो वही है कि आप, अब आप 100 पे पहुंच गए ना, तो वो यात्रा ही तो थी ना, जो Right. वन से शुरू हुआ और 100 पे पहुंच गए। हाँ जी. अब आप करते करते अब आगे बढ़ जाओगे। तो दैट्स हाउ लाइफ इज। तो वो निरंतर एक चलने का नाम गाड़ी जिसको कहते हैं। Right. बस वही है। तो मेरा भी वही मैं कर रहा हूँ हम्म. अपना लाइफ को, और सोच रहा हूँ कि अब नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट। क्योंकि परफॉर्मिंग आर्ट्स में वही होता है कि व्हाट नेक्स्ट, हर कोई यही पूछता है, कोई भी दोस्त मिलता हाँ है, भाई जी. और क्या कर रहे हो, और क्या चल रहा है। और क्या चल रहा है मतलब आपका जवाब ये होना चाहिए कि आप करियर में नेक्स्ट आपका क्या गाना आ रहा है, आप कौन सी फिल्म में गाए हो। तो वही है। तो मैं भी अभी रिसेंटली कुछ 2-3 फिल्मों के लिए गा चुका हूँ, वो सब अब आएंगी। एक तो आई थिंक अभी फरवरी में ही आने वाली है, बहुत अच्छी फिल्म है वो। बहुत ही अच्छे कंपोजर्स हैं, मतलब मेरे बहुत अच्छे मित्र, दो डुओ हैं वो भी, अविरल और अरिजीत उनका नाम है। वेरी नाइस कंपोजर्स, वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी टैलेंटेड पीपल। तो उनका वो म्यूजिक है उस फिल्म में। उसमें उनने मतलब वो उनने सोचा कि यार इस फिल्म में मुझे भाई का एक गाना मतलब रखना है। तो उन्होंने बोला कि यार गाओ, थोड़ा ऊंचा है, मतलब उस सुर में थोड़ा ऊंचा है होगा। तो और उनसे भी बहुत मतलब सालों की मेरी मतलब दोस्ती या मुलाकात नहीं है, मतलब मैं उनसे पिछले साल ही मिला था, ड्यूरिंग मतलब अनंत अंबानी और राधिका अंबानी की शादी के समय पे ही मैं उनसे मिला था। क्योंकि Okay. उनके मतलब अगेन आई हैव टू मेंशन वन मोर थिंग, बहुत सारी मतलब एक्चुअली क्या है ना, उस जर्नी मतलब कहाँ से शुरुआत हुई और उस प्रोसेस में ना इतनी सारी चीजें बताने के लिए कि आपका समय कम पड़ जाएगा, आप मतलब कई हाँ. रातें खाली हो जाएंगी। Right. तो ऐसा है। तो अजय अतुल सर, अजय अतुल, द जी. लेजेंडरी अजय अतुल, तो उनके साथ मैं ट्रैवल कर रहा था फॉर अजय अनंत अंबानी एंड राधिका अंबानी वेडिंग इन जामनगर। Okay. तो उस समय पे क्या हुआ था कि तभी मैं इन दोनों से मिला। हम्म. तो अगेन मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप मिलते हो, आप नेटवर्किंग वहां से हो जाती है आपकी, तो हाँ. आपको यू हैव टू बी ओपन फॉर एवरीथिंग। हम्म. तो अगर मैं कहता कि नहीं यार मैं कोरस में क्यों गाऊंगा, कैसे गाऊंगा मैं वहां पे जाके बैकग्राउंड, मैं तो सिंगर बनने, ऐसे नहीं होता। Right. यू हैव टू वट एवर अपॉर्चुनिटीज यू आर गेटिंग, ट्राई टू मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ दैट। वही हम्म. मैं कह रहा हूँ, देखो वो यहाँ पे सच हो गया। तो मैं वहां पे गया, मैं वहां पे बहुत सारे अच्छे अच्छे और बहुत ही द फाइनेस्ट सिंगर्स एंड द आर्टिस्ट ऑफ दिस कंट्री जो मुंबई में है, उनसे मैं मिला वहां पे। क्योंकि मेरी तरह बहुत सारे लोग अपना करियर बनाने आए हैं हाँ मुंबई, जी. हर कोई अपने हिसाब से काम कर रहा है, Right. एवरीबडी इज ट्राइंग टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ हम्म. देयर प्रोफेशन। तो मैं तभी इन कंपोजर से मिला, अविरल और अरिजीत से। एंड फिर उसके बाद एक दो हाउस पार्टीज में, कहीं कहीं गैदरिंग्स में मैं उनसे मिला। कुछ मुझे उनने गाना गाते हुए उनने सुना, उनको अच्छा लगा, उनको लगा कि यार मेच्योरिटी आवाज में इससे एक गाना गवाते। तो उनकी एक फिल्म आ रही है अभी, तो तवई फिल्म का नाम है, तवई। तवई फिल्म का नाम है, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, और मतलब अच्छी यंग टीम है। हम्म. सारे लोग बहुत ही इंथुजियाज्म के साथ सब कोई जुड़े हुए हैं। तो आई होप अभी वो जल्दी रिलीज हो गया, आई थिंक महाशिवरात्रि फरवरी या उसी आसपास में उसी के आसपास में रिलीज का सोचा है। तो वो एक अपकमिंग है। और और भी है कुछ काम जो कि अब आने वाली है, अभी उनका नाम मैं नहीं ले सकूंगा। हाँ जी, कोई नहीं. नेक्स्ट बट इंटरव्यू में हम लोग कर लेंगे उसको. राइट. कर लेंगे बस। डन. तो यही है। अब मैं मुंबई में हूँ और काम कर रहा हूँ, मेरी बीवी के साथ मैं रहता हूँ यहाँ पे। शी इज एन IT इंजीनियर। बहुत ज्यादा सपोर्ट उसका हमेशा रहा है कि मतलब बस, बाकी सब सही। थैंक यू सो मच दीपांशु भैया, आप अपनी जर्नी अरे शेयर करने के लिए. हमें थैंक यू लगा भाई। हाफ एन आवर मैंने आपसे मांगे थे, आपने उससे एक आवर ज्यादा दिया है, तो थैंक यू. 1.5 घंटा हो गया क्या? ऑलमोस्ट आई थिंक 1:30 से अरे ऊपर. बाप रे, बाप रे। चलो सही है, एडिट वेडिट कर लेना यार, अब तक 30 मिनट पूरा कर लेना। नहीं नहीं, वी विल कीप इट एज इट इज, दिस विल आल्सो गो लाइव. लाइव, ओके चलो सही है, जैसा सही लगे। थैंक यू सो मच. थैंक यू भाई मेरे, थैंक यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और आई होप कि हम लोग जल्दी फिर नेक्स्ट को एक किसी एक पॉडकास्ट पे फिर से मिले, और तुम्हारा 1000th एपिसोड जल्दी से हो जाए, है ना। श्योर. नाइस, थैंक क्योंकि यार इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि हम
इंफॉर्मेशन के युग में जी रहे हैं। हाँ जी। इंफॉर्मेशन हर जगह, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इतना सारा इंफॉर्मेशन है, हर कोई एवरीबडी, हर किसी का लाइफ है, हर किसी के एक्सपीरियंसेस हैं, एक्सपीरियंसेस से लोग शेयर करना चाहते हैं। अब राइट। हमारी बातचीत, अब ये भी एक अप्रोच है, हम्म। ऐसा हो सकता है। ये शायद कुछ अपकमिंग सिंगर्स या जो लोग अब नेक्स्ट आने वाले हैं या हम्म। जो लोग अभी हैं, उनको शायद ये कहीं इंस्पिरेशन दे दे राइट। कि मेरा मोटिव यही मतलब है। ये भी एक अप्रोच है। क्योंकि यार क्या होता है ना लाइफ में, कोई भी काम को करने का, आर्ट एक ऐसा फील्ड है ना जहाँ पे कि 2+2 इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू 4। राइट। 2+2 4 ही होगा, वो 5 भी हो सकता है, वो 8 भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है। वो आपका अप्रोच है, राइट। वो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप कैसा देखते हैं उस चीज को, है ना। तो आप बादल को देखते हो, कोई कहता है कि यार ये तो रसगुल्ले जैसा दिख रहा है, कोई कहेगा कि नहीं हनुमान जी उड़ रहे हैं। तो आर्ट वही है कि आपके देखने का नजरिया, आप जैसा सोचते हो आप उस हिसाब से अपना जीवन उस धारा में बहता है। दैट इज आर्ट। तो मे बी दिस इंटरव्यू विल इंस्पायर सम पीपल, और बस दैट्स इट। बाकी मैं इंडिपेंडेंट अपने कुछ गाने कर रहा हूँ, और एक उसमें से अभी तो रिलीज अभी जस्ट हुआ है, साजन मेरे उस गाने का नाम है, स्पॉटिफाई पे है, यूट्यूब पे भी है। तो मैं आपके लिसनर्स से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज जाइए सुनिए, और कैसा फील हो रहा है वो गाना, वो बताइए कि कमेंट्स में कि कैसा लग रहा है। क्योंकि मतलब गाना सुनने के बाद अल्टीमेटली जो आपका एसेंस होता है ना, निचोड़ होता है ना, कपड़े को निचोड़ते हैं, तो निचोड़ होता है फील। फील राइट। कैसा आया, वही होता है अल्टीमेट। तो अगर आप लिसनर्स को अच्छा लगे तो वो लोग कमेंट करें कि कैसा लग रहा है, एंड डू लेट अस नो कि कैसा लग रहा है। बाकी भाई ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर सो हैविंग मी। मच। थैंक यू।